अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते। अमन का पैगाम के 825वें एपिसोड से आपका होस्ट, आपका दोस्त अशरफ अहमद मैं आपके साथ हूँ। हम 824वें एपिसोड में 2 दिन पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से हमारे देश के न्याय तंत्र ने एक और परिवार को खा लिया, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, उस पर हमने बात की। हमारे साथ समाज सेविका रेखा जी वाशी मुंबई से जुड़ी थी और उन्होंने बताया किस तरह मोहिनी कामवानी जी के बारे में, किस तरह से उनकी आत्महत्या के बारे में बात निकलती है और किस तरह वहाँ पर वो सारी गुफ्तगू करती हैं वहाँ के वॉचमैन से और वहाँ के डॉक्टर वगैरह से जो गुफ्तगू करती हैं, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। और उस दिन हम अपनी बड़ी बहन नूर आपा का भी इंतज़ार कर रहे थे और आज हमारी खुशकिस्मती है कि नूर आपा हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। कुछ ही क्षणों में मैं उनको अपने साथ जोड़ूँगा, रेखा जी भी साथ जुड़ेंगी और उसके जो आगे बात बढ़ी है, उसके आगे जो हुआ है, जो बातचीत, जो मालूमात नूर आपा जी ने और रेखा जी ने और उनके साथ के जो साथी हैं, उन्होंने जो मालूमात हासिल की है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नूर आपा को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ और बात को हम आगे बढ़ाते हैं नूर आपा के साथ। नूर आपा, सलाम अर्ज़ है आपको, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम। सभी को मेरा सलाम। और बोलिए अशरफ मियां, पूछिए। नूर आपा, ये मोहिनी कामवानी जी के बारे में आपने मुझे वीडियो भेजा, मैंने उनके बारे में जानकारी हासिल की, किस तरह से वो अपनी जद्दोजहद, अपनी कानूनी लड़ाई अपने परिवार वालों के साथ-साथ, अंडरवर्ल्ड वालों के साथ-साथ, उसके अलावा वो किस तरह से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके साथ वो किस तरह अपनी लड़ाई लड़ रही थी पिछले तकरीबन 12-15 सालों से और उनकी लड़ाई, जद्दोजहद उनकी जारी थी। उनके जो फर्जंद थे, उनके बेटे जो थे दिलीप कामवानी जी, उनको भी कतर और दुबई वगैरह छोड़कर वापस आना पड़ता है अपनी माँ की मदद करने के लिए। इतनी जद्दोजहद के बाद में अचानक से एक खबर आती है कि 29 अक्टूबर को मोहिनी कामवानी जी ने, दिलीप कामवानी जी ने और उनकी सुपुत्री, उनकी बेटी उन तीनों ने बेगॉन के कुछ केमिकल्स, चूहे मारने की दवाई और कुछ दवाइयों का, कुछ गोलियों का इस्तेमाल करके जहर खा लिया और आत्महत्या उन्होंने कर ली है। वॉचमैन से जब बात होती है, जो वीडियो आपने मुझे भेजा था और वो वीडियो हमने यहाँ पर चलाया भी, वो ऑडियो उसका, जो वॉचमैन से बात होती है तो वॉचमैन बताता है कि रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक के उनके घरों से लड़ाई की आवाज़ मतलब आते रही है। पुलिस डिपार्टमेंट से ये खबर मिलती है कि फ़ोन उन्होंने किया, दिलीप कामवानी जी ने फ़ोन किया और बताया कि हम लोगों ने ये दवाई खा ली है और हम लोगों की मतलब हम लोगों को मदद चाहिए। और जब तक वहाँ मदद पहुँचती है, एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है, वॉचमैन भी उनकी मदद करता है, लेकिन वहाँ उनके जो पड़ोसी डॉक्टर साहब है या दूसरे उनके जो पड़ोसी है, कोई भी लड़ाई की आवाज़ वो लोग नहीं सुनते। तो ये आत्महत्या का मामला, नूर आपा, उस दिन भी हम आपसे बात करना चाहते थे 2 दिन पहले, लेकिन हुई नहीं। तो ये आत्महत्या का मामला और मोहिनी कामवानी जी के बारे में आप बताइए, क्योंकि आपकी उनके साथ मुलाकात भी हुई है, आप उनके साथ भूख हड़ताल पे भी बैठी हैं। तो थोड़ा-सा अपना जो उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो तजुर्बा आपके साथ आपका रहा है उनके साथ में, तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए हमारे साथ। आपा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही आपा। नहीं आ रही आपा आवाज़। नूर आपा की आवाज़ हमारे साथ नहीं है। जैसे नूर आपा की आवाज़ आती है हमें, हम वैसे ही नूर आपा को यहाँ जोड़ लेंगे। नूर आपा, अगर आप डिस्कनेक्ट करके वापस आना चाह रही हैं तो दैट विल बी बेटर, आई थिंक हम फिर से उसको शुरू कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास से आपका माइक्रोफ़ोन खुला हुआ है। नूर आपा हमारे साथ जुड़ जाएँगी वो कुछ ही क्षणों में। कुछ हेडफ़ोन्स का या माइक्रोफ़ोन का इश्यू हो रहा है, वो जुड़ नहीं पा रही हैं, आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही है। मोहिनी कामवानी जी ने भूख हड़ताल भी की थी, भूख हड़ताल पे भी वो बैठी थी, उनकी भी कुछ तस्वीर मेरे पास हैं, वो मैं आपको अमन का पैगाम के पेज से या फिर हमारा जो अगला एपिसोड करेंगे इस बारे में हम और ज़्यादा जानकारी निकालने की जो कोशिश करेंगे, उस बारे में हम बात भी करेंगे और वो पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊँगा और किस तरह से नूर आपा और दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मोहिनी कामवानी जी के साथ में चूहे मानी दुआ दवा दे, चूहा नहीं मर रहा, इंसान मर गया, बहुत बात हज़म नहीं हुई। बिल्कुल जिमी भाई जो ना केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और हम कभी इंशाल्लाह इसी के बात को चलते हुए, अगर जिमी भाई आप कमेंट करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर कमेंट नहीं कर पाएँगे इस बारे में, लेकिन तो हम उनको, जिमी भाई को साथ में भी जोड़ेंगे और जो केमिकल्स के बारे में, जो जैसे चूहे मारने की दवाई के बारे में उन्होंने लिखा कि उससे चूहा नहीं मर रहा है तो इंसान मर गया, बात हज़म नहीं हुई। कमाल की बात यही है ना कि नूर आपा जुड़ गए हमारे साथ, नूर आपा को मैं वापस जोड़ लेता हूँ साथ में अपने। जी नूर आपा, अब आ रही है आवाज़ आपकी। अभी आ रही आवाज़? जी आ रही है। वालेकुम सलाम हुसैन भाई, अरमान भाई और रहमत भाई, आप सबको सलाम अर्ज़ है। सरफराज भाई वालेकुम सलाम, बिजली भाई जय भारत, जय हिंद, जय किसान भाई। जी नूर आपा, आप अपने तजुर्बात हाँ, हमारे साथ शेयर कीजिए। मोहिनी कामवानी जी किस प्रकार की महिला थी और उनके साथ आपका क्या तजुर्बा रहा है? एक्चुअली कुछ 2012 की में मैं जब
सीपी ऑफिस गई हुई थी कि 110 या 100 लोगों से ज्यादा एक एजेंट ने पासपोर्ट लेके उन लोगों को भाग गया था, कोई आंध्रा का। उसके जी सिलसिले में मैं कमिश्नर ऑफिस गई थी, तो उस वक्त वहां पे जो इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मैं ये लेडी को पूछी, मैं मोहिनी कम्बानी जी आंटी से पूछी कि आंटी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया सब कि मेरी बड़ी बेटी का जो है टार्चर था मेरे ऊपर, और दामाद भी जो है प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखे थे ये लोग, इसके लिए मैंने इनको रिलेशनशिप से अलग कर दिया है। मैंने वॉलंटरी मैंने ये कर दिया हूँ कि बोल दिया हूँ कि ये मेरे कोई नहीं लगते हैं। जी उसके बाद उसके नाती, उसके जो बेटी का लड़का है, बार बार उसको जाके बोल रहा था कि तुम इसमें साइन करो, ये घर हमारे लिए, तुमको क्यों घर, ऐसा बार बार बहुत उसको टार्चर कर रहे थे। तो इसके लिए ये आंटी जी ने बहुत कुछ अपने परिवार से उतला करके ये अपने बहुत करीब में रहने के पुलिस स्टेशन, वाशी पुलिस स्टेशन गई हैं कंप्लेंट देने के जी लिए। वहां पे ये कंप्लेंट देने को गई हैं, तो उसके बाद वहां पे इसका दामाद या इसका बेटी रिपोर्ट करने वालों को बोल दिए हैं, पता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने इनका कंप्लेंट जो है उनके उनसे मैनेज हो करके इनको इनके खिलाफ उन लोग कंप्लेंट करने लगे, लिख दिए। जी तो आंटी जी बहुत नाराज हो गई उस दिन। फिर आंटी जी हायर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करने में चले गई हैं। तो एक इसका मेन एक छोटा सा एक सारे हमारे देश में आज जो सिस्टम जो है कितना बर्बाद हो चुका है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये छोटी सी एक सीनियर सिटीजन के कंप्लेंट को कहाँ से कहाँ लेके चले गए ये लोग। अगर वो वाशी के पुलिस स्टेशन में बराबर इनको अगर सीनियर सिटीजन को अगर प्रायोरिटी दी होती तो इतना लंबा ये सब जाने का कोई जरूरत ही था नहीं। लेकिन कोई कई सिस्टम्स जो होते हैं, तो बड़े बड़े सिस्टम्स जो है नीचे वालों से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है। ये लोग जो जी अपने मतलब के लिए ये छोटा सा एक जो कंप्लेंट उनका ली होती, तो वो जाके वो उसका इंसाफ उनको वहीं पे मिल जाता, शायद वो प्रॉब्लम वहीं रुक जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किए हैं, उसके जो इनको जो न्याय नहीं मिला, इस करके इन लोग हायर अथॉरिटीज के पास गए। अब हायर अथॉरिटीज के पास वो इसके वाशी के पुलिस स्टेशन लोग क्या उनको प्रेजेंटेशन किया वो भी समझ में नहीं आ रहा है, जी क्योंकि वो भी जो है उनके फेवर में नहीं आया जजमेंट, उनके भी फेवर में नहीं आने से और भड़क गई और आगे गई वो। ऐसा करते करते इन्होंने जज तक, कोर्ट तक गई, फाइल करी है, बेटा भी आ गया है। तो जी एक बहुत शर्मनाक हादसा है, ये बहुत ही शर्मनाक हादसा है कि ये मोहिनी कम्बानी आंटी और दिलीप कंबानी और उनकी बेटी कांता कंबानी की हत्या नहीं हुई है। ये देशवासियों को जानना चाहिए कि एक सत्य की हत्या हुई है और एक संविधान बलि चढ़ गई आज देश में। आज एक संविधान बलि चढ़ गया हमारा, आज एक सच्चाई जो है ये भी बलि चढ़ गई है। आज इस रूप में वो इतना हमको देखने जाए तो वो करते 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 आज उनका जहां पे उनके सोसाइटी में गए हैं, तो हमने जानकारी करने की कोशिश की कि हुआ क्या था। हमको मालूम पड़ा, मुझे सोनी करके वो भी एक सोशल एक्टिविटीज है, बहुत अच्छी और बहुत बहादुर लेडी है, और शर्मा जी करके भी हैं। ये लोग भी मेरे साथ हमेशा कभी कहीं पे भी सोशल वर्क में जुड़ते थे। तो उन्होंने फोन किए थे कि आपने आंटी जी को जानते हैं, और हम लोग अनशन में बैठे थे आजाद मैदान में, वो आंटी जी का ये हो गया है, मरण हो गया, आपको पता है क्या? मुझे एकदम शॉक हुआ। मैं बोली ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहादुर लेडी है, एक स्वतंत्र सेनानी की विडो है। वो हमको प्रे करती थी, प्रेरणा देती थी कि कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट ए सोल्यूशन। हम जो आने वाले नस्ल को बुजदिली सबक नहीं छोड़ के जाना चाहिए, उनको सच्चाई के लिए लड़ने के लिए एक प्रेरणा दे के जाना चाहिए। मुझे और सोनिका जी को ये वो प्रेरणा देती थी। अब ऐसी औरत वो बोलती थी कि मैं आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी मेरे हक के लिए, और गुरप्पा बेटा भी वैसे ही था जी जैसे उसकी माँ थी।
हम हमारे साथ रेखा शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मैं भी उनको स्क्रीन पे ले लेता हूँ, उनको ग्रीट कर लेते हैं, फिर हम अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे। काफ़ी जी देर से मैंने उनको रोका रखा हो, तभी आपकी बात चल रही थी। तो रेखा शर्मा जी को ले लेता हूँ साथ। जी रेखा जी का स्वागत है। रेखा शर्मा जी, स्वागत आपका। कैसी हैं आप? बढ़िया हो सर जी। बढ़िया। नमस्ते रेखा जी। नमस्ते मैम जी। जी, आपसे 2 दिन पहले गुफ्तगू हुई थी। हमने न्याय तंत्र जिस तरह मोहिनी कमानी जी के परिवार को और बहुत सारे परिवारों को पिछले कुछ सालों में तकलीफ दी गई, तकलीफ पहुंचाई गई। हमारे सत्ता के कुछ प्रभाव की वजह से न्याय तंत्र को उनके प्रभाव में काम करना पड़ा और हमने डॉक्टर कबीर खान साहब को भी देखा, संजीव भट्ट जी को भी देखा, हमने कन्हैया कुमार को भी देखा, उमर खालिद को भी देखा और ऐसे कई नाम अगर मैं गिनाना चाहूँ तो शायद मेरी उंगलियों के मतलब मेरे हाथ खत्म हो जाएंगे, मैं गिन नहीं पाऊंगा और नंबर हमारे काफी सारे बढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र ने डेमोक्रेसी के द्वारा, प्रजातंत्र द्वारा चुनी हुई सरकारों ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अपने जाती फायदों के लिए, अपने बचाव के लिए उन लोगों ने न्याय तंत्र का प्रयोग किया और इन लोगों के ऊपर एक वो प्रयोग करके एक प्रेशर डाला या फिर उनको जेलों में बंद कर दिया या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। उस पर आपसे चर्चा हुई थी हमारी। तो नूरापा जी बता रही थी मतलब किस तरह से वो प्रेरित करती थी युवाओं को और लोगों को हिम्मत और सांत्वना देती थी कि भाई तुम लोग जद्दोजहद करो, हालात से लड़ो और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए थी। और वो खुद भी चाहती थी कि अपनी जो खुद की लड़ाई है वो आखिरी दम तक लड़ती रहें और उन्होंने लड़ा भी। लेकिन अचानक से ये मामला आता तो नूरापा जी से हम वही बात करें तो हम आपके पास भी आते हैं। रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आपके पेशेंटली वेट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नूरापा, आप मुकम्मल कीजिए बात को। तो उसमें सोनिका जी ने हमको इन्फॉर्म किए थे तो हमको एकदम आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और एक बोल्ड लेडी भी थी। तो हमको जरूर सोसाइटी में जा करके मालूम करना चाहिए कि हुआ क्या है। तो हमने रेखा जी को फोन किया था। रेखा जी बोले ठीक है मैम, चलती हूँ मैं साथ में। जी। हालांकि ये भी बहुत अच्छी सोशल वर्कर है हमारी रेखा मैडम। हमेशा वो बहुत फील्ड में काम करती हैं वो। तो इसलिए कोरोना टाइम में भी इन्होंने बहुत काम किया था। कभी भी हमने बुलाए तो मना नहीं करती है, फौरन निकल के आती हैं। तो हमने बोले रेखा जी चलो साथ में, तो रेखा आई साथ में। और वहां पे हम जब जाके देखे तो हमने कोरोना की वजह से हम सब बाहर खड़े थे। तो हम लोग जाने की कोशिश की तो वॉचमैन बोला कि हमको भी, हमारे साथ में रहने वाले भी बोले कि कोरोना का टाइम है, इसके लिए सब कम जितने हो सकेंगे जाएंगे। तो वॉचमैन आके बोल रहा था कि एक आदमी आज साथ में आओ। तो हमने बोला कि वॉचमैन, जहाँ पे आप जा रहे हो सेक्रेटरी, वहाँ पे फैमिली रहती है, तो हम एक आदमी को नहीं भेज सकते। कल कुछ भी ब्लेम कर सकते हैं कि सिंगल ये आदमी जाने से। इससे शर्मा जी को हम जाने नहीं दिए। फिर हमने रेखा जी को साथ में भेजे। हमने रेखा जी को बोले कि हम नहीं आएंगे, कोई बात नहीं है, जो भी बात होती है आप रिकॉर्ड कर लो। हमारी रेखा मैडम भी सब रिकॉर्ड कर ली उसने। फिर बाद में वहां पे वॉचमैन जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कुछ और ही है, और सेक्रेटरी जो उनका पड़ोसी जो स्टेटमेंट दे रहा है वो कुछ और ही है। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों का स्टेटमेंट सीनियर का वो कुछ और है। और हमको इत्तेफाक से एक लेडी जो है, उसका नाम ममता, तो पंचनामा में गई थी। तो इत्तेफाक से कुछ और केस में मैं गई थी। तो उनको मैं जिक्र हो रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हूँ, मैं आऊंगी उधर एनआरए पुलिस स्टेशन में। जी। उसका स्टेटमेंट वो बोलती है मैं पंचनामा में गई थी, उसका भी स्टेटमेंट अलग है। अब हम क्या किसको सच माने, हम किसको सच माने? कोई कोई टाइमिंग्स अलग बता रहे, कोई वहां पे जो हुआ वो अलग बता रहे। वॉचमैन बता रहे कि रात के 3 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक के झगड़ा हो रहा था। पड़ोसी बोलता है हमने तो रात के 1 बजे तक जागे थे। यानी नाइबर बोलता है कि हमने कभी ऐसे आवाजें नहीं सुने, क्योंकि कुछ भी बात होता है तो आंटी फौरन हमको बुलाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वॉचमैन हालांकि 500 मीटर से भी ज्यादा रहेगा जो मेन गेट, ए विंग बी विंग, और पीछे के विंग में रहती है आंटी जी। और ये गेट के पास रहने वाले वॉचमैन को सुनाई कैसे दी? जो पड़ोसियों को नहीं सुनाई दिया, बिल्डिंग वालों को नहीं सुनाई दिया, ये वॉचमैन जो मेन गेट में बैठा है उसको सुनाई कैसा दिया? अगर वो सुनाई दिया तो वो कंप्लेंट क्यों नहीं करा जी। या सेक्रेटरी को बोलता, या कुछ तो स्टेप उठाता वो? इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। टोटल ब्लैंक है हम लोग। फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं, सीनियर उन्होंने हमको आश्वासन दिए हैं कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जी। और ज्यादा करके जो है
हमारी रेखा जी को भी, मुझे भी, और जो टीम हमारी गई थी, ज्यादा करके हमें ये लग रहा है कि वॉचमैन है ना, उसको ही सब कुछ मालूम है। जी जी, रेखा जी बता उसको रही थी पूरा हमको। कोई जी चीज छुपी नहीं है उसको। अगर टाइमिंग बराबर बता रहे हो, टाइमिंग मालूम पड़ना है तो हॉस्पिटल जाके, वो हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा रहता है, वहां पे मालूम पड़ सकता है कि ये लोग क्या टाइम में आए थे। अब थोड़े लोग बोलते हैं कि लेके जाने के टाइम में वो जिंदा थी, कुछ लोग बोलते हैं कि वो यहीं से 2 लोग को खत्म हो गए थे और दिलीप कम्मानी था, चल के गए। कुछ कुछ स्टेटमेंट कुछ टोटली अलग है। इस वजह से हमें भी एक शक की सुई पे लाके खड़ा करता है, क्योंकि मैं हूँ, रेखा मैडम है, सोनिका जी हैं, शर्मा जी हैं, और भी कई एडवोकेट्स हमारे साथ आए थे, जाने माने एडवोकेट्स भी आए थे हमारे साथ। तो एक 3-4 एडवोकेट तो थे हमारे साथ कल, क्योंकि ये हमको जानना, हमारे एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमको जानना बहुत जरूरी है ये। क्योंकि आजकल जो है आप देखते होंगे, बड़े से बड़े जज भी जो है करप्ट निकलते हैं, कोई जी डिपार्टमेंट वाले भी करप्ट निकलते हैं। आज बिल्कुल। जितना विश्वास जनता को संस्था वालों के साथ है, मुझे नहीं लगता कि अभी इन लोगों के ऊपर उनको वो बिलीव आएगा। क्यों? इन लोगों के रवैया देख के हम खुद चौंक जाते हैं। हम कुछ कई जजों के बड़े बड़े कितने नामचीन जो जज हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स बिक गए हैं। डिपार्टमेंट में कई ऑफिसर बिक जा रहे हैं। तो जनता जाए तो जाए का, और ये जनता का हक है ये जानना कि इनके साथ क्या हुआ। ये हिसाब से हम गए हुए थे वहां पे। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है, एक संविधान की हत्या हुई है, एक सच्चाई की हत्या हुई है, एक बहादुर लेडी की हत्या हुई है, एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते एक विडो के उनकी फैमिली की हत्या हुई है। ये चीजें अभी हम बोलते हैं। जब उसके बाद हमने वहां से निकल करके हमको जाना था एनआरआई पुलिस स्टेशन, वहां पे कुछ एक फैमिली मैटर था। तो जी फैमिली मैटर सॉल्व करने के लिए मैं, रेखा जी और हमारे साथ और एक कार्यकर्ता थी शबनम, तो वो हम तीनों निकल के गए सीधा वाशी स्टेशन से एनआरए पुलिस स्टेशन गए। वहां पे हम जाने के बाद वहां पे हमने बोले कि हम ऐसा एक ऐसे से प्रॉब्लम हो गया है, देखो ये एनसी का कॉपी है, तो उनके घर जी जाके हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड जो है छोटा सा 3 महीने लड़की को ले लिया है। तो हम समझाते हैं कि अच्छे से जिंदगी जीने के लिए कुछ जो हमसे हो सकता है वो हम समझाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको इन्फॉर्म करने के लिए हम आप तक आए। जी तो हाँ, उन्होंने बताया कि ठीक है जाओ। जैसे हमने पहुंचे वहां से 10-15 मिनट लगता है ना रेखा? हाँ जी मैम। हाँ, तो वहां से गए हमने गाड़ी में। तो वहां पहुंचने तक के उसको इन्फॉर्म मिल गया कि वो लड़का वहां से गायब हो गया। पड़ोसी को हमने पूछा कि ये कहाँ गया, तो उन्होंने बताया कि अभी अभी ये जल्दबाजी में भागा हुआ है। तो किसी ने बताया बिना तो नहीं भागेगा, जी कोई तो इन्फॉर्म दिया है उसको। उसके बाद फिर वो लड़का जो है, फिर हम वापस पुलिस स्टेशन में आए कि हम बोलने के लिए कि हम आ गए हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्म देना था, हम आ गए हैं, ताकि वो नहीं मिला हमको। तो फिर उसने, वो सेकंड पीए बोल रहा है कि नहीं, आप लोगों को क्या जरूरत है इसमें वेस्ट पढ़ने का, आपका कोई हक नहीं बनता है जाके ये सब समझाने का, समझे, ये सब हम लोग देख लेंगे। आने के बाद, जाके आने के बाद ये स्टेटमेंट था उसका। वाह। हम एक इंसाफ से जाके बोल के इन्फॉर्म करके जा रहे हैं। अगर इस तरीके से मिसयूज करेंगे ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का, तो फिर बचाई क्या है अब देश में? तो नूरापा, अब मेरे पास कुछ कमेंट्स भी हैं, यहाँ पर मैं कमेंट्स भी पढ़ देता हूँ और उस पर भी हम जी थोड़ी रोशनी डालेंगे, रेखा जी से भी बात करेंगे। अब जी पिछले 2 दिन में जब हम रेखा जी से पिछली मरतबा बात की है, तो किस तरह वॉचमैन ने मतलब स्टेटमेंट दिया है, डॉक्टर साहब ने क्या बोला है, हमने उस पर सारी गुफ्तगू की। हमने मतलब मोहिनी जी का जो केस है, कम्मानी जी का जी सारा केस जी बताया, क्या मामला था, मतलब क्यों वो परेशानी में थी, फिक्र में थी और किस तरह आत्महत्या की बात फैली है। मेरे पास जी कुछ कमेंट्स हैं। अरमान एसके भाई महाराष्ट्र से लिखते हैं, खुदकशी जी करने वाले परिवारों में से ये परिवार शायद नहीं था, ऐसे ही उनके जी बारे में सुनने को मिलता है, ये संदेहास्पद है। एक अगला बिल्कुल। कमेंट इसी को लेकर जिमी नेबर भाई ने लिखा, जो मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसी बात को जी लेकर, हो सकता है सुसाइड केस बनाने की कोशिश हुई, पहले मर्डर किया, बाद में दवा पिला दी, ये हो सकता है। ये बात जिमी नेबर भाई के बारे में आपको बता दूं, ये केमिकल्स की बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरह होते हैं, कौन सा केमिकल कैसे रिएक्ट करता है, ये जी प्रोफेशनल जानकारी उस चीज की रखते हैं।
he's a he's a chemical technician, मैं इनको बोल सकता हूँ, लैब टेक्नीशियन तो नहीं, केमिकल टेक्नीशियन मैं इनको बोल सकता हूँ। ये जी आपको हर केमिकल के कितने असर किस पैमाने पर होते हैं, क्योंकि हम जब कभी भी कोई मेडिकल इश्यूज हमारे पास आते हैं तो हम इनसे जी राय मशवरा करते हैं जिमी भाई से। ये अमेरिका में होते हैं, जी जिससे गुफ्तगू हमारी होती है। जी तो ये सारी बातें जिस तरह से संदेहास्पद, रेखा जी से भी हमने बात की तो वही संदेह वाली बात हुई थी वहां पर, जिस तरह वॉचमैन के हाव भाव से उसके जो जी हाथों पैरों का बात करने का अंदाज था उससे हमको पता चल रहा था। तो जी ये जो बात हो रही है खासतौर से, मैं चाहूंगा कि रेखा जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा इसी कमेंट को लेकर। खुदकुशी जी करने वाले परिवारों में से ये परिवार शायद नहीं था, उनके बारे में ऐसे सुनने को मिलता है। ये संदेहास्पद है। हो सकता है सुसाइड केस बनाने की कोशिश हुई, पहले मर्डर किया, बाद में दवा पिला दी गई, दवा मतलब उनके बॉडी में किसी तरह से ट्रांसफर कर दी गई। जी रेखा जी, आप बताइए आपको क्या लगता है, जो अभी तक आपने पिछले 2 दिन में भी जो जानकारी आपके पास निकली है उसके मुताबिक। सर जिस बोल रहे हैं ना कि सुसाइड करने का, वो जबरदस्ती ही पिलाया गया है। वो 3-4 लोग गए हैं मुझे लगता है, और वॉचमैन के सामने किया गया है कि दरवाज़ा खोलेंगे, और 3 बजे मुंबई बंद हो जाती है। 3 बजे कोई मिलता नहीं है बाहर का बंदा, कुछ कुत्ते रोड पे नज़र आते हैं 3 से 5 के बीच में। तो उसी बीच में ही हादसा किया गया, जानबूझ के हुआ है, और वो सुसाइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये बात सच है कि वो परिवार सुसाइड वाला नहीं था, कि जो इतने मुसीबतों से निकल के आया वो सुसाइड कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि जब हम एक घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा कच्चा होता है तो उसको सोच सकते हैं कि वो टूट सकता है। जब पक जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो घड़ा नहीं टूट सकता, उसको कुछ असर नहीं होता है। चाहे तो उसके ऊपर पत्थर फेंको, चाहे फूल फेंको, वो अपने ही हिसाब से रहता है। तो जब इतना उन्होंने झेला, तो जैसे मैडम बता रही, उनके साथ रही हैं इतने सालों से, तो जैसा मैडम बता रही, तो मुझे तो नहीं लगता वो सुसाइड कर सकते हैं, इतना सब कुछ झेलने के बाद। अब आखिरी दिन थे तो क्या भी झेलेंगे, ऐसा आत्महत्या करके मरेंगे क्या? नहीं सर। और रही बात केमिकल की, वो पिलाया गया है, ये 100% सच है। बिल्कुल, तो नूराबा का भी हम कमेंट ले लेते हैं। हाँ वही मेरा जी मेरा नूराबा। भी मतलब ये है कि वो जो पंचनामा वाली लेडी बोल रही है कि रात से सुबह 10:30 बजे गई है वो, तो पंचनामा का सीनियर बोले हमको 7 बजे फोन आया, लेकिन लेडी बोली कि हम दस हाँ, बजे गए थे उधर। तो वो बोल रही है कि किचन में फ्रिज का दरवाजा खुला था। एक बात है कि एक लेडी किचन में काम करेगी तो उसका ऑटोमेटिक, अगर किचन का चूल्हे का काम खत्म हो गया तो चूल्हा बंद कर देती है, फ्रिज से कोई चीज उठाती है तो ऑटोमेटिक अपना हाथ बंद ही कर देता फ्रिज को। हाँ, अगर राइट सुबह मैम। तक खुला था, वो ऑटोमेटिक, वो है ना बॉडी लैंग्वेज है, वो सेट हो जाता है वो चीज, वो लैंग्वेज। तो वो ऑटोमेटिक सुबह तक कैसे खुला था? अगर सुबह तक खुला था तो पानी लीकेज हुआ होगा। वो बोलती है पेरू का जूस था, वो बोलती है कुछ दवाई ऐसा छोटे बारीक बारीक गोली थे, उसको कूट करके वो उसमें पीस के वो जो पेरू के जूस में पिए हैं। और जो है दिलीप जो है वो खटमल की दवा या चूहे की दवा पिए हैं। उन्होंने फोन किए हैं, लेकिन दिलीप इतना स्ट्रांग है, और उनका पीना था जितने भी मैम, एक चीज यूट्यूब है, में वीडियोस देखो। जब पीना होगा यूट्यूब तो एक ही साथ दवाई देंगे, पिएंगे ना सारे के सारे। अलग अलग क्यों बिल्कुल लेंगे, स्वाद चेंज करने के लिए क्या? कि इसका स्वाद बिल्कुल। कैसा है, उसका स्वाद कैसा है? जब पीना ही है, मरना है, तो एक ही साथ दवाई लाएंगे ना पूरा के पूरा, अलग अलग नहीं कोई बिल्कुल खरीदेगा। नहीं 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 नहीं। एक और पॉइंट तो ये भी ये होता है ना। जी जी बिल्कुल। और ऐसा उनको वैसा इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने एक जज के खिलाफ लड़के सजा दी है, ये कमिश्नर को सजा दिलवाई है, और पुलिस वालों को सजा वो जब नहीं टूटी, जब नहीं कुछ करी, जब नहीं डरी, निडर होके आती थी। कोर्ट का दरवाजा बंद कर, गेट बंद करा के उसने बैठी हुई थी वहां पे। और फिर एक कानून ऐसा है कि पब्लिक भी राइट्स है कि कमिश्नर और जज को भी अरेस्ट करने को, वो तक उन्होंने, एक देश में पहली औरत है वो पहली औरत है जो अरेस्ट करने के लिए गई थी, एक जज के लिए भी एक कमिश्नर के लिए भी। वह ये करके इतला करके गई थी, हमने इतना जी टाइम दे रहे हैं, इतने दिन में हम आते तुमको, इतने में ये एक टाइम दे दिया गया था। और वो बाटी थी पंपलेट के मैं अरेस्ट करने जा रही, इतनी होनहार लेडी। सब कुछ जीतने के बाद उसका जो एज है, उस आंटी जी के एज के हिसाब से, तो एक मौत को बुलाना कोई माना नहीं रखेगा। वैसे भी उनको मालूम है कि कुछ मेरा तो दिन जो है निकलते जा रहा है अभी, तो उनको मौत को इन्वाइट करने की भी जरूरत नहीं थी। और कुछ कुछ अलग अलग ऐसा बोल रही हूँ ना कि छोटे छोटे ये पुलिस वाले जो नीचे के स्थल में जो काम करते हैं ना, मेरे साथ भी हुआ है।
मेरे साथ भी हुआ है। मुझे जब कंप्लेंट लिखा गया था, मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था उसमें। मेरा बेटा एक डॉक्टर है, उसका कोई लेना देना नहीं था। और एक फ्रेंड थी मेरी जो कि 15 दिन के अंदर मेरी फ्रेंड बनी थी। वो ये बूगी बूगी में एक बच्ची आती है जो दिल्ली में एक्सीडेंट होके मर गई थी, तो जी उसको हॉस्पिटल लेके जाना था, तो मेरी गाड़ी मांगने के लिए आई थी वो। मैंने गाड़ी दी और उसको डीवाई पाटिल वो बच्ची को लेके, वो तो उसकी माँ तो मर गई, उसकी बेटी को लेके जाना था, बोन फ्रैक्चर है करके मेरी गाड़ी लेने को आए थे लोग। गाड़ी दी और लेके जाके मैं डीवाई पाटिल में भी ट्रीटमेंट करा के वो बच्ची को उनके घर में छोड़ के आई। तो वो एक लेडी जो है फ्रेंड बन गई मेरी। 15 दिन ही हुआ था मुझे फ्रेंड बन के, उसका भी नाम वो केस में इंक्लूड करके रखे हैं। और ओ मेरा वाह बेटा एमबीबीएस पढ़ के उसका पीजी करने का था। आप डीवाई पाटिल में मेरे बेटे को प्रोफेसर लोग बोलते थे कि मैडम योर सन विल बी ए, बोलते थे कि बेस्ट सर्जन इन फ्यूचर। ये उनका प्रोफेसर का कहना था मेरे बेटे का। आज मेरा बेटा पीजी नहीं कर पाया, एमबीबीएस खत्म किया, उसको इतना मेंटली वो हो गया वो कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमको इन्वॉल्व। ऐसे पता नहीं इस देश में कितने कितने इनोसेंट लोग आज सफर जी कर रहे नूरापा, होंगे। मेरे ये पास कमेंट ऊपर है, मैं वाला ही आपको जाने। बिल्कुल मेरे पास हमारे भाई हैं सोमेश भाई, सोमेश भटनागर जी भाई के कमेंट्स हैं, मैं वो कमेंट्स आपको सुना देता हूँ, फिर हम उसी पर चर्चा करेंगे। रेखा जी का भी जी इनपुट लेंगे, आपका भी इनपुट लेंगे। कुछ कमेंट्स हैं उनके, मैं एक-एक करके यहाँ पे स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। दिस डर्ट इज़ क्रिएटेड बाय अस, ये गंदगी हम लोगों ने ही पैदा की है, इसी चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने की है और हमें बिल्कुल, नो सपोर्ट डाउट करनी है। एट ऑल। उनका अगला कमेंट आता है, मैं राइट। सारे कमेंट लेता हूँ। उसके बाद उनका अगला कमेंट है, अगर हम लोग कर सकते हैं और ये आबो-हवा हमारे माहौल जो हमारे मुल्क में बना हुआ है, हमारे मुल्क की सियासत में बना हुआ है, इसको हमें साफ करना है, ये हम लोग कर सकते हैं। उनका अगला कमेंट है, अगर नहीं करेंगे तो ऐसे इस प्रकार के जो केसेस है, मोहिनी कमवानी जी जैसे जो केसेस हैं, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब एक हो जाएं, यही सॉल्यूशन है, यही हल है इस समस्या का, इस मसले का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे, एग्री करते हैं, राजी होंगे मुझसे आप इस बात पर। जी रेखा जी, आप बताएं इसको लेकर हम कुछ चर्चा करें। 100% जी हम इस बात से उनके हम मुत्तफिक हैं, क्योंकि यही होते आ रहा है। ब्रिटिश में सब कैसा है बोले तो पैरेलल, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे नो द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स, एंड देन इवन द डिपार्टमेंट ब्यूरो या जज ब्यूरो उनको मालूम है उनका राइट्स क्या है, उनका हक क्या है। और वहां का सिटीजन आवाज उठा भी सकता है और पनिशमेंट लेके दे भी सकता है। लेकिन हमको भी हमारे ब्रिटिश के थोड़े कुछ वही चल रहे हमारे इंडिया में भी। लेकिन हमारे पब्लिक में जो है अवेयरनेस नहीं है कि हमें भी राइट्स है। एक पुलिस अगर गलत करता है तो अब उसको स्टेप उठाए, या जज गलत कर सकते तो अरेस्ट कर सकते हैं। ये राइट्स हमारे पास भी है। ये हमारे देश के बहुत सारे पब्लिक को, बहुत सारे जनता इससे बेखबर है। राइट मैम। ये इन लोग जो है ना, जो गाने देखते हैं, जो क्या क्या देखते हैं यूट्यूब में, इसमें उसमें, आज उनको छोटी सी चीज में भी ये एक्ट लगाया है तो ये एक्ट का क्या है, इसका पैट्रिट क्या है, ये सब ये जान सकते हैं। बहुत इजी है हर चीज। जो वो आंटी की ना कि जज को भी अरेस्ट करने के लिए गई थी सीआरपीसी 43, कमिश्नर। हाँ, सीआरपीसी 43 के तो तहत। जी या शी नो दैट, शी नो देयर इज ए लॉ, देयर इज ए वे, तो उन्होंने किया। लेकिन हमारे पब्लिक को आजकल छोटा ट्रेनिंग पुलिस वाला भी धमकाने लग गया है, जो कि मुकम्मल उसकी ट्रेनिंग होके वो आएगा 4 दिन में धमकाने। अब पहले जितना एक यूनिफॉर्म वाला रहने दो, जज वाला रहने दो, देखने में एक बहुत एक मन से एक इज्जत आती थी। आज सुनेंगे ना तो एक घबराहट सी होती है, क्या इन लोगों के लिए हम अपने सेफ्टी के लिए या अपने जस्टिस के लिए हमने चुने हैं? ये हमारे सर्वेंट है, वी आर नॉट देयर सर्वेंट, दे आर आवर ट्रू ट्रू सर्वेंट। वेरी ट्रू। हाँ रेखा जी बोलिए सही आप। बताइए बोल आप। रहे हैं मैम। जी रेखा जी की बात ले लेते हैं, किस तरह से आज अवाम इस जो 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 जिस तरह मोहिनी कमवानी जी का पूरा परिवार इनकी राजनीति का, इनके खुद के फायदे का निशाना बना है, इसी तरह सारे मुल्क की अवाम इस तरह निशाना बन सकती है। जो लोग आज सपोर्ट में है सरकार के, जो जिसको हम अंधभक्त बुला लेते हैं, कभी कभी राइट विंगर्स बुला लेते हैं, या अपने आप को ये सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम्ड नेशनलिस्ट जो लोग हैं, कल इनके साथ भी ये हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ना उनको रेखा जी बताएं कि भाई किस तरह से आप ये सारी चीजों जो जो आप सपोर्ट कर रहे हो सरकार को, वो सरकार कल आपकी खुद की दुश्मन बन सकती है। जो लोग सपोर्ट करें मैं उनकी बात करूँ, रेखा जी प्लीज। तो सपोर्ट क्या है, अब तो बीच में एक मेरे ऊपर केस आया था, नॉर्मल सी बात थी। उस बंदे ने जाके पुलिस चौकी में बोल दिया, रेखा मैडम मेरे को तो गाली दे रही है।
जबकि एक भी गाली नहीं दी। मुझे फोन आ गया कि आप आ जाओ पुलिस चौकी। मैंने क्यों? तो बोले ऐसे से आदमी से, मेरी आदमी से साथ बिजनेस होती है, वो उसके आदमी का सिम रियल था एस्टेट। लेडी। हाँ, रियल एस्टेट में मतलब जो आदमी से मेरा लेन देन था, वो उसकी सिम थी लेडीज के नाम से, उसकी वाइफ के नाम से। तो बोले जी नेहा ओझा ने आपको कंप्लेंट डाली है। मैंने, नेहा ओझा कौन है? मैं नहीं जानती नेहा ओझा को। तो बोले अमित ओझा की वाइफ है। तो मैंने, जी अमित ओझा की वाइफ है तो नेहा ओझा से क्या लेना देना मेरा? तो बोला नहीं, आपने तो, सिम तो उनकी है ना, पुलिस वाले मुझसे बोल रहे हैं सिम तो उनकी है ना। तो मैंने कहा बहुत नेहा ओझा से तो मेरी आज तक बात नहीं हुई है। तो बोले नहीं, सिम नेहा ओझा की अमित ओझा यूज करते हैं। मैंने, मुझे कैसे पता चलेगा? हम तो बात अमित ओझा से बात कर रहे हैं। तो इस बात पे उन्होंने मेरे नाम से एनसी डाल दी, बोले आके वाह गाली गलौज। तो एक बहुत छोटी, तो उस दिन मेरा, उससे पहले हम लोगों ने खारगर पुलिस चौकी में एक प्रोग्राम रखा था कि हमारे एक जब बारिश हुई थी इधर, तो बहुत सारे लोगों को जान बचाई थी, 126 लोगों के लिए। तो मैंने ही जी मैडम से बोला था कि मैडम हम लोग इनको मान सम्मान देते हैं कि हमारे देश की इन्होंने मतलब 126 लोगों की जान बचाई। कारगिल पुलिस और स्टेशन हाँ, और खारगर पुलिस फायर स्टेशन, ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड को। तो हमारा एंटी करप्शन सर जो मैम का है, उस हिसाब से आतूष सर और सब लोग, हम लोग आए और उनको मान सम्मान दिया। ये 4-5 दिन बीते थे और 4-5 दिन बाद ये कहानी थी। तो मैं, जो सीनियर वहाँ का बंदा था, मतलब पुलिस वाले, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए एकदम से कि ये बहुत छोटी बात थी। और मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि मैंने कहा सर ऐसे कानून, आप मेरी बात तो समझिए कि मैं कहना क्या, जबकि मैं कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, खाली मैं तो अपने काम का इंट्रोडक्शन दिया उनको। मैंने नहीं अपना कार्ड दिखाया, ना कुछ दिखाया कि मैं सोशल वर्कर हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं बताया। फिर वो जो हम्म, बाजू में बैठा था पुलिस वाला बोलता, रेखा मैडम को आप जानते नहीं हो क्या? तो मैंने, नहीं सर, अभी मैं आम इंसान हूँ। जब आम इंसान कितने बुरी तरह से जूझता है मुझे आज पता चला। तो कहने का मतलब ये है कि उस वो केस देखकर, उस दिन का केस जो मैंने देखा है ना, आज मेरे साथ भी कोई हादसा होगा ना, तो ये बात मैं मैम को भी बोल चुकी हूँ कि अभी मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा, देखो ये, अगर आपने, अभी मैं ये चीज नहीं बोलूंगी कि मैंने क्या नहीं, सोचा, मेरा ऐसा दिमाग किसी क्या के कर। साथ ना हो। हम जो हाँ, है सोशल एक्टिविटीज आवाज आज उठा रहे हैं, तो देखो हम आज किसी हम के उठा रहे खिलाफ हैं, नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा और आने वालों के होता है, साथ भी ऐसा ना हो। पर सब लोग डरेंगे फिर सोशल काम करने के लिए। अगर ये आज हमें इंसाफ नहीं मिला ना, तो ये लोग, सब लोग डरेंगे कि नहीं यार, उनके साथ हुआ था, हमें नहीं करना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए कोई आगे सामने आता नहीं है। आज आप एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, कौन जाता है उठाने? कोई नहीं जाता। अरे कौन जाएगा, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा? ये हमारी सोच हो गई सबकी। तो अगर ये कामनी जी का केस आया है सर, तो मैं तो चाहूंगी इनको इंसाफ मिलना चाहिए और सबको मिलना। ये संदेश पहुंचना चाहिए। मेरा यही मतलब है सर, आप लोगों का सपोर्ट करो और उनको इंसाफ मिले। गुलाब भाई बिल्कुल। कमेंट, जो एक हमारी तरफ कमेंट आया से हुआ है, हेल्प एक लगेगी, हाँ, हम लोग कमेंट करेंगे। आप पढ़ लीजिए। हाँ। एक छोटा कमेंट आया हुआ है। अरमान एसके भाई, अमन का पैगाम महाराष्ट्र से हैं। जब जब सत्य को दबाने की कोशिश करने वाला जान जाता है कि अब सत्य नहीं दबा सकता, शायद तब तभी मोहिनी कामानी जैसे सत्य का अंत करवा दिया जाता है। देश सच में बदल रहा है। अभी एक और कमेंट मेरे पास में है शेर खान भाई का। अल्ताफ के बारे में आपको पता ही है, 5 फुट 5 इंच का लड़का 2 फीट ऊंचे नल से फांसी लगा के मर जाता है और बताया जाता है कि वो अपने जो हुडी की जैकेट की जो डोरी थी, हुडी की, वो डोरी से उसने फांसी लगा दी। तो ये सारी चीज, ये सारी कारस्तानी हमारे मुल्क में हो रही है। ये सारे काम हो रहे हैं, तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, कानून की जानकारी रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इनको डील कर सकते हैं। ये हमारे मुल्क में होता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, सत्य को किस तरह दबाया जाता है और ये जो जो जुल्म सितम लोगों पर हो रहा है उस पर थोड़ा सा। और रेखा जी आप भी। और गुलाब भाई। हमारे जो है, हमारे देश में जैसे हमारे गलतियों को कानून है, वैसा जो भी सामने पुलिस डिपार्टमेंट हो या जज हो, इनकी गलतियों के लिए भी कानून है। जी ये अवेयरनेस पब्लिक में आना चाहिए। अगर कोई हाँ, बोलता है, और मुझे एक बार ऐसे ही थे, दिल्ली में अरेस्ट करके लेके गए थे जय किसान जय जवान का, जो हम लोग ने जलील साहब के साथ आवाज उठाए थे। तो उस वक्त लेके गए थे, तो पुलिस वाला बोलता है मैडम हम कुछ भी आपका केस बना के आपको, मैंने बोली क्या बनाएंगे सर, आपको मालूम नहीं कानून की बारीकी। अगर फुटपाथ के उस तरफ से कोई आवाज करेगा, इस तरफ किसी को बुलाएगा, तो भी वो जुर्म है। मैंने बोली सर, जो आप सीनियर हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आप
कंप्लीट टोटल कंप्लीट यूनिफॉर्म के साथ नहीं बैठे हैं इधर मेरे साथ, जी। तो वो ये भी जुर्म है। वेरी ट्रू। ये चीजें उनके छोटी छोटी सबको पता नहीं है। पता नहीं है। अगर कहीं रोड में कहीं किसी को ये दंड देते हैं तो ये भी कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं रहते, शू में नहीं रहते नहीं है, कभी सर पे कैप नहीं रहती इनकी। तो ये छोटे छोटे वैसा इक्वल राइट्स 50-50 अगर हमारे खिलाफ भी है तो उनके खिलाफ भी है। ये उनके खिलाफ जो है, ये हमारी पब्लिक, हमारे देश में थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जरा वीक रहने की वजह से लोगों को नहीं मालूम है। इसको जागृति करना है कि हाँ भाई, हक सबके लिए है, गलती है उसको सजा देना ही चाहिए, लेकिन इनोसेंट कभी भी दंडित नहीं होना चाहिए इस देश में। लेकिन अब जो है आवाजें उठ रहे हैं, ये सभी इनोसेंट के खिलाफ ही सजा मिल रहा है। और पुलिस वाले जब मालूम पड़ता है इनको कि कोई संस्था से है या सोशल एक्टिव, उनके लिए हम ही लोग खतरा दिखते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके काम में हम बाधा डाल रहे हैं। हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, सच में पूछा जाएंगे तो हम उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उनको सहयोग कर रहे हैं कि एक सोसाइटी के अंदर एक अमन कायम करने के लिए रहने दो, या एक क्राइम हटाने के लिए वी आर सपोर्टिंग देम, वी आर नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा माहौल नहीं बनेगा। इसके लिए वो अपना हमको पब्लिक को दबाने को, इनोसेंट पब्लिक के ऊपर डाल दो, 2 केस डालो, 4 केस डालो। अरे वो और कुछ ऊंचा बात करा, चल और एक डाल, और कुछ चिल्लाया और कुछ किसी को बुलाया, अरे चल तू भी चल अंदर। जो साथ में जिसके साथ अन्याय होता है उसके सपोर्ट में भी अगर कोई जाता है तो उसको भी खींच जाते हैं। जैसा वो मालूम है रेगिस्तान में दलदल में किसी को बचाने जाते हैं तो हाथ लगाओ तो वो भी चले जाता है, वो भी चले जाता है, इस तरह वो सबको अंदर खींच लेते हैं। ये जो चीजें, ये कब रुकेगा? कब हमारे जो देश में लोगों को जागृति आएगी? आज एक इतनी बहादुर औरत, आज जो हमारे सामने 3 वो फैमिली के मेंबर लोग सुसाइड हो गए, तो वो जाएंगे कान लोग, और इंसाफ कैसे मिलेगा? ये हमारे देश की जनता का होगा क्या? मुंह नहीं खोलेंगे अगर आवाज नहीं उठाए तो। ये तो जानना चाहिए। इतनी बोल्ड औरत थी, हमको बोलती थी कि वो बुजदिली जो करेंगे। एक सब लोग इकट्ठा होना चाहिए आज की डेट में। वो गलत और कदम है आगे ऐसा हाँ बोलती थी। हाँ वो औरत आज ऐसा किसी को नहीं मालूम पड़ रहा कि कैसे मर गई। ये गलत हुआ। बिल्कुल। और नूरापा, हम आपका भी दर्द समझते हैं, क्योंकि मुझे ये यकीन है जिस तरह मैं आपके काम को अमन का पैगाम की सारी टीम जानती है और आपसे हम लोग इंस्पायर्ड हैं, और आप अगर ये कह रही हैं यहाँ पे बैठकर लाइव पर, और मुझको आपने कॉल पर भी, मैसेज पर भी कहा कि आप मोहिनी कमवानी जी से प्रेरित थी, तो यकीन मानिए हमारे लिए वो और ज़्यादा इज्जत के लायक और बहुत ज़्यादा उनका हम एहतराम करने के लायक वो बन जाती हैं, क्योंकि जिससे जो हमको गाइड करता है वो उनसे प्रेरित थे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमने इनडायरेक्टली उनसे कभी हमारी बात नहीं हुई, कभी उनसे कोई जो औरत communication नहीं हुआ। बोलती है कि बिल्कुल। जो सुसाइड करना वो बुजदिली है, हम आने वाले जनरेशन को बुजदिली का सबक छोड़ के नहीं जा सकते। जो औरत हमको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, वो ऐसे स्टेप उठा कैसे ली? बिल्कुल, ये आपको तो वही तो सोचो। मतलब एक हमने भी मतलब इनडायरेक्टली हमने भी अपने बड़ों को खोया है। ये जो हुआ है बहुत गलत हमारे हुआ है। देश में इनोसेंट लोग सजा पा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को इनोसेंट लोगों को ले लेते हैं। इन्हें मिलता क्या है इससे? और हम पब्लिक सुधरेंगे कब? इसके खिलाफ दबाना खड़ेंगे चाहते कल? हैं आवाज को। आज ऐसा लगता है कि उसका हुआ है हमको क्या है, कल उसका हुआ है उसका क्या है। जब हमारे घर में आग लगेगा तो हमारा क्या है? ये बात सब ये समझ आग नहीं पा रहे सभी हैं। की जगह हर चीज को फैल रही है सबकी ये। जगह। हाँ, और जो अच्छे लोग हैं उनको दबाना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं पहले से, ताकि ये लोग जनता को ये आवाज ना उठा पाए, इसलिए इनको दबाना उन्होंने सीखा है जरूरी करना। है। हाँ, वो और इतना आज जो हम बोल्ड लोग और इतनी खुदगर्ज लेडी भी थी वो। 1 रुपया भी अगर अगर वहां पे आजाद मैदान जी। अनशन में हमने पानी का बोतल लाके दी तो वो पैसे तक नहीं उन्होंने दे दिया था।
और वो मेंटेनेंस बाकी नहीं रखी है। ये हमारी रेखा जी गई थी तो उनके पड़ोसी बोल रहे हैं वो हमने कुछ दवाई मंगाई थी उनको 102 रुपये की, वो 102 रुपये बराबर उन्होंने लाके रिटर्न कर दिए हैं। 102 रुपया। कोई कोई पड़ोसी रहता तो बोलते क्या 2 रुपये, चलो ये 100 रुपये दे के बोलेंगे, नहीं, बराबर 102 रुपया है तो 102 रुपया। और हमने आजाद मैदान में जब पानी का बॉटल लाई थी बराबर उतना ही पैसे दी। ऐसी खुदगर्ज औरत, इतनी बोल्ड लेडी जो देश के लिए, हमारे लिए भी, हम भी सिस्टम के खिलाफ लड़ने की राइट्स है बोल के बता के गई है वो लेडी, और ऐसा स्टेप कैसे उठाई। पब्लिक कब जागेगी? पब्लिक अपने अपने सेल्फिश में रह जा रही है तो ये आग फैलते चले जाएगी। हर कोई फिर ऐसा लगता है कि अंग्रेज लोग निकल गए, अभी यहाँ से गोरे अंग्रेज निकल गए, काले अंग्रेज पूरे पावरफुल होके बैठ गए। सही बात। यही देश का हाल है। एजुकेशन देखो आज खत्म हो रहा है, किसान खत्म हो रहा है, जवान को न्याय नहीं मिल रहा है, सिटीजन को न्याय नहीं मिल रहा। आखिर वो क्या रहा है, देश कहाँ जा रहा है? ये आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में बोलते थे कि इंडिया एक ऐसा देश है कि सब धर्म मिलके रहते हैं। ये फॉरेन कंट्री में बोला जाता था। मैं काफी कंट्रीज को विजिट करती हूँ, आप लोग को मालूम है, वहां पे बड़े शान से बोला जाता था। एक भरतनाट्यम ले लो, हमारे कल्चर को वो तारीफ करते थे, हर कल्चर को हमारे एक्सेप्ट करते थे, तारीफ करते थे, वो लोग एंजॉय करते थे। आज हमारा देश का नाम नाक कट गया है। और वो जो मोहिनी कंबानी जी, आंटी जी, सुसाइड नोट्स में मोदी जी के खिलाफ और कई लोगों के खिलाफ उन्होंने नाम निकाला है, तभी तो हमको बहुत शक हो रहा है ना। शायद जो उस दिन सर बता रहे थे कि जो गुजरात में हुआ है उसका कुछ हाँ। एविडेंस मिला हो, वजह से भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा मतलब लिंक है, हो सकता है कि इनको हटाया जाए ताकि ओपन ना हो सके बात। आपा आज से 6 महीने पहले मेरी एक ही विनती है, देशवासी लोग जाग जाओ, वरना घर घर तांडव मचेगा। घर घर जागो, अपने इंसाफ के लिए जागो। गलत है उसको मत छोड़ो, लेकिन इंसाफ के लिए जागो। आपा 6 महीने पहले अमन का पैगाम के जो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने दिलीप कंबानी जी से गुफ्तगू की थी फोन कॉल पर जी। और लाइव पर आने की गुफ्तगू हुई थी। मेरे पास इस बारे में बात आई थी, लेकिन कुछ दूसरे मसरूफियात में हम लोग उलझे हुए थे तो वो कर नहीं पाए लाइव। तो वो ऑडियो उन्होंने मुझे वापस से फिर से भेजा है और उस ऑडियो में साफ ये क्लियरली है कि किस तरह से हमारे जो दिलीप कंबानी जी है या फिर मोहिनी कंबानी जी है ना, उनको किस तरह से मतलब बोला गया। मैं आपको वो ऑडियो वापस यहाँ पे, अब हमारे साथ कुछ लोग नए भी जुड़े हुए होंगे, उन लोगों के लिए वो ऑडियो वापस यहाँ पे फिर से चलाता हूँ। 2 मिनट 2.5 मिनट का कुछ ऑडियो है, ये रहा ऑडियो। जी जी बोलो। हेलो, हाँ हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ 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 हाँ। तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है। हाँ, ये दिलीप कंबानी का आवाज है। जिसको जमीन दी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो फर्स्ट जज था, मेरे पास आया था वो, उसने ये बोला है मुझे जमीन नहीं मिली है, मैं कभी कुछ जमीन वमीन लेता नहीं हूँ, तो मैं ये सच बात निकल गया। उसके बाद में बस केस ही बंद, सुप्रीम कोर्ट में भी अटका दिया है, समझे आप? तो ये मतलब एक जज ने रिटायर करके गया है और ये बोल कर गया है, वो पेपर में छपा है इंडिया में और फॉरेन में, और वो जिंदा है वो जज, और वो वकील बन के काम कर रहा है न्यूजीलैंड में। तो ये सबूत तो किसी को पता भी नहीं कि हम बाहर आना चाहिए। मैं इतनी बार 50 बार डाला हूँ अलग अलग फोटो बना के, और ये क्या क्या उजागर किया है मैंने, कितने स्कैम और कितनी सच्चाई मोदी की उजागर की है हमने, तो आप हैरान हो जाएंगे यार। अभी भी वो ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद अपन जुड़ते हैं, हाँ, तो लाइव के ऊपर में ये सारी चीजें, सारी सच्चाइयाँ। कोरोना की वैक्सीन में भी क्या मस्ती कर रहा है ब्राजील के साथ, ब्राजील के प्रेसिडेंट के ऊपर ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने केस डाल दिया। मैंने लिखा है इसका तो पार्टनरशिप है उसके वैक्सीन के अंदर, तो उसके ऊपर भी क्या कि सुप्रीम कोर्ट को इसको जेल में डालो, मोदी को ऐसा पोस्टर बना के डाला है, मोदी को जेल में डालो।
महीने से डाल रहा हूँ, 25 पोस्टर बनाया है, 25 अलग अलग, सब सबूत लगाते हैं, पूरा पूरा वर्ल्ड का सबूत लगा है। और जो जमीन दी है जज को, 27 जज को, अभी मतलब उसके भी प्रूफ है आपके पास में गोधरा कांड के? सबूत है, सुनिए ना। अरे मेरे पास क्या, मैं आपको उजागर जो मैं ओपन किया हूँ, प्रशांत भूषण ने वो केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, समझे आप? जी जी हाँ, जी। कि भाई ये जमीन जो दी है मोदी ने, वो केस है ना गुजरात हाईकोर्ट में किसी ने डाला कि ये गुजरात दंगे दबाने के लिए गुजरात दंगों के बाद में 27 जजों को जमीन दी है और इसके विरुद्ध एक भी ऑर्डर नहीं निकला है, तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो वो केस गुजरात हाईकोर्ट में बोला इतने सालों से अटका के रखा है मोदी, तो इसलिए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में वो केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। तो ये चाहिए ना उसमें सबूत है, सबूत बहुत है यार। वैक्सीन के केस में तो इसका अगेंस्ट में बहुत सबूत है। हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद बोला है तुमने कितने आदमी को मारा, तुम्हारी टीके नहीं लिए, टीका वैक्सीन लिया नहीं ना 2020 से, यूएस, लंदन, फ्रांस, जर्मनी तक वैक्सीन खरीद रहे थे, ये सो रहा था नीरो के जैसा, रोम वॉज बर्निंग एंड नीरो वॉज प्लेइंग द फ्लूट, सो रहा था थोड़ा, उसकी वजह से एकदम चेंज हो गई ना। फिर दीदी और दीदी ड्रम ये करके दूसरी लहर तीसरी लहर आया ना, आया ना, ठीक है, लेकिन अभी हो गया जज लोया ने जैसे कर लिया ना 1 2 3 बच्चा है, सब जज करते हैं। चलो चलो ये गुफ्तगू हमारे जो महाराष्ट्र के अमन का पैगाम के भाई हैं उनसे इनकी हुई थी आपा, और किस तरह आपने सुना कि इन्होंने नहीं, यही सब वो लिखा होगा सुसाइड नोट्स में भी, यही प्रूफ सब लिखा होगा शायद, मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, यही देखिए लिखा आपा, होगा। लेकिन सुसाइड, हम अगर सुसाइड इनकी हो गई अगर मानते हैं, इन्होंने सुसाइड की है मानते हैं, तो वो सुसाइड नोट की वैल्यू हमारी नजरों में होगी। अब होगी अगर उनकी सुसाइड मानेंगे तो ही उसकी वैल्यू होगी कि हाँ इन्होंने लिख के आत्महत्या की होगी, क्योंकि अगर कोई किसी ने हत्या की है तो मतलब ये सारी चीजें लिखवा के तो आत्महत्या नहीं करेगा अब बंदा, सर एक मतलब चीज हत्या है, नहीं करेगा। अगर जी जी सर। आत्महत्या करने से, सर एक बात, आत्महत्या करने से पहले अगर जिनके पास इतना एविडेंस हो तो कुछ ना कुछ वीडियो बना के लोगों को भेजता, कुछ तो अपनी जान ऐसे ही कोई नहीं दे सकता था। तो ये जो इवेंट थे उनके पास इतना सारी सच्चाइयां थी, तो वो कहीं ना कहीं एक यूट्यूब बनाते, वीडियो बनाते, मैं कुछ तो करते ना, हर कुछ तो काम वो सोशल ऑन वर्कर। रिकॉर्डिंग किए हैं, हाँ, हर काम ऑन रिकॉर्डिंग तो किए फिर हैं वो लोग। हाँ, तो आत्महत्या करने के लिए वो क्या बनाते नहीं क्या? बात यहाँ पर आ जाती है कि जो इतना सोशल वर्कर है वो तो बनाएगा ना, अगर उसको कोई तकलीफ है, अगर किसी ने कुछ किया है, अगर वो अच्छे से है, तो मुझे नहीं लगता वो हर जबरदस्ती चीज वो ऑन एंड टाइम रिकॉर्डिंग पे काम किया। हाँ करते थे वो लोग। हाँ, और उन्होंने अचानक से किया गया है सब कुछ, उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है उनके साथ। इसीलिए तो लेकिन बताऊँ इतना आप। है, इतना जी आप। है कि वो सच्चाई का सबूत वो लोग ने देके गए, और वो जो भारतवासियों को, अपने अपने जो लोगों को, जनता को ऐसा सबक छोड़ के गए हैं कि देखो हमने सच्चाई के लिए कहाँ तक लड़े हैं। इससे ऊर्जा हासिल करना चाहिए। मैं आपको बताई थी ना, मेरा बेटा जो एमबीबीएस पढ़ के खत्म हो गया, पीजी नहीं कर पाया, उसको मैं एक ही बात बोली, मम्मी मेरा पढ़ाई चले गया, क्या करूं, थोड़ा मेंटली डिप्रेशन में चले गया था। मैंने उसको एक ही बात बोली, बेटा आज हम ऐसे ही छोड़ देंगे इस मैटर को, या कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, या हमने कुछ भी वो स्टेप ये करेंगे कि ये केस बंद करने के लिए, ये हम नहीं होंगे, ये हम नहीं होने देंगे। क्यों? इस चीज को सच्चाई हमको आना चाहिए। 6.5 साल उस कोर्ट आए गए, लेकिन लास्ट में हम लोग इनोसेंट करके बाहर आए। नहीं अगर आते तो ये और 25-30 साल में, मैं बताई बेटा तुम एक बड़े मशहूर सर्जन भी बन जाएंगे ना, तो ये रिकॉर्ड ढूंढ के लाएंगे और बताएंगे कि तुम ये साल में ये काम किए थे। अभी हमको कोर्ट से, हमको तुम एकदम, हम इनोसेंट है, हम गलत नहीं है, ये साबित करने के लिए तुमको ये त्याग देना पड़ेगा। वो मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर की भांजी हूँ। फ्रीडम फाइटर के फैमिली वालों में वो एक बात रहती है, क्योंकि वो लोग देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बानी किए हैं। लोग बचपन में कुछ और कहानी गाने सब सुन के बड़े होते। फ्रीडम फाइटर के फैमिली वाले लोग अपने फैमिली से बहादुरी के कहानी सुन के बढ़ते हैं, सच्चाई की कहानी सुन के बड़े होते हैं। तो उनके पास ये बात रहती है कि हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है और हमें सच्चाई को सामने लाना है। हमने लाए भी,
वो बन नहीं पाया पीजी, लेकिन वो आगे भी कब चाहे तो भी बन सकता है वो। हमने उसको बोला आज क्लियर हो गए ना तुम, ये साबित करने के लिए हमको कुछ खोना पड़ेगा बेटा, तुम वो पसंद करेंगे या ये पसंद करेंगे। तो उन्होंने नहीं मम्मी सच्चाई पसंद करूंगा मैं। क्या बात, तो वही हम जिस तरह बात करें ना, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को ये सरकार की पॉलिसी और सरकार किस तरह से एक डर का माहौल पैदा करके, या तो आपको ये डरा दिया जाएगा कि भाई आपका मजहब खतरे में है, ताकि आप दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, या तो फिर आपको ये डरा दिया जाएगा कि आप लोग ना नहीं, ये नया सा जंग ये लोग शुरू किए हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप देखो अमेरिका में क्या हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियंस नहीं है, मिडिल ईस्ट में हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है। ये सिर्फ हमारे ही देश में ये हिंदू मुस्लिम क्यों क्यों? अगर वो लोग भी अपना ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारे सब वतन मतलब वापिस आ जाएंगे, तो हमारा इकोनॉमी पहले से बर्बाद हो चुका है, और क्या होगा। अभी तो हमने सुना कि कुछ कंट्रीज में हमारे चीजों को बायकॉट करने का, वो भी शर्मनाक चीज ही है। कब तक ये चलेगा? ये हिंदू मुस्लिम क्यों चलेगा? ये हिंदू मुस्लिम खेलने के लिए कुछ कार्ड्स कैसे तैयार किए गए? ये जितने लोग जो आरएसएस में प्रैक्टिस ले गए, जो हम देखते थे वीडियोस में, इतने इतने लोग हैं, ये सब कहाँ चले गए? ये राइट्स करवा रहे हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में है या कौन से डिपार्टमेंट में घुस के काम कर रहे हैं ये लोग, जो देश को बर्बाद करने के लिए? कहाँ गए ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये? हमारा देश बर्बाद होना, उनका देश बर्बाद होना, दो भी एक ही है ना, एक ही बात है। तो फिर वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि अगर देश बर्बाद होगा तो हमें भी इफेक्ट होगा, हमारे बच्चों को भी इफेक्ट होगा। ये उनमें माइंड में भर दिया जाता है मैम। हाँ, वो शुरू से वो जैसे उन लोग लेते हैं आरएसएस के अंदर, शाखा के अंदर, वो बचपन से ही उनके अंदर एक जहर फीड किया जाता है। वो बोलते ना, एक ब्रिटिश का कोई बाहर वाला जो एक कैदी को पकड़ के लेके गए, उसको बोले कि हम तेरे को सांप से डस के मरवाएंगे, तो वो आंख बंद पट्टी बांध दिए, उसको 2 ऐसा पिन चुबा दिए, लेकिन वो मर गया। उसके बाद उसको टेस्ट करे तो जो पॉइजन सांप का था वही पॉइजन उसमें पाया गया, क्योंकि इतना ब्रेन एक्टिव हो गया था उसको और इतनी खौफ बढ़ गई थी कि वो वैसे ही लगा उसको कि सांप काटा है और मर गया। ये ऐसा इन लोगों को तैयार करके हमारे देश को बर्बाद करके वो भी तो यहीं पे रहते हैं ना, यहीं पे रहना है ना उनको, उनके बच्चों को। तो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं वो? हाँ आपा, यही तो बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमको ना यानी सारी सुविधाएं हैं करके, मतलब आपको जितने भी मतलब इनकी पॉलिसी से आप देख लीजिए, सारे करके ना हमारी जिंदगी को टेढ़ी मेढ़ी करके गोल गोल घुमा के जलेबी बना दिया। उसके बाद में धर्म की चाशनी उसमें हमको डुबा दिया, और हम बड़े खुश हैं साहब, सरकार बड़े मीठे में हमको रखी हुई है। जिंदगी जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है हमारी, और हम धर्म की चाशनी में मीठे में है, ये खुशी हमको है। और जो मैं बात कर रहा था डर की, रेखा जी, मैं जो बात कर रहा डर की ना, एक तो या तो आपको डर बता दिया गया कि भाई हिंदू खतरे में है, तो लोग जागरूक हो गए, लोग रेड विंगर बन गए, नफरतों का बाजार गर्म है, नफरतें मतलब फैली हुई हैं, लोग मुफ्त में बांट रहे हैं, दिख नहीं रहा है बाजार में, मुफ्त में बट रहा है, डिस्काउंट पे भी नहीं, मुफ्त में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, वो डर के अलावा आप अगर उसकी वो डर से परे होकर मोहिनी कम्वानी जी की तरह, गौरी लंकेश जी की तरह खड़े हो जाते हैं, तो आपको ये दुनिया से जाना होगा, या फिर ये हो जाएगा मामला, या फिर आपको एक डर नहीं, और लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। इंसान सच है 2 मैम, तारीख के पर साथ आया है, आना और जाना। आने का तारीख तो इंसान को मालूम है, और जाना ही पड़ेगा, या सच्चाई में जाओ या कुदरती मौत में जाओ, जाना ही है ना, तो जाना ही पड़ेगा। पर अभी मार्केट में ऐसा हो गया है ना, अभी ये सब नहीं चलता है। क्योंकि आज भी हम लोग कहीं बाहर बैठे थे, पेपर बना रहे थे, तो ऐसी चली बात, तो वहाँ पे सरदार जी थे और महाराष्ट्र लोग थे, तो आपस में बात चल रही थी कि देश कहाँ पहुंच गया। तो उसमें से 4 लोग ऐसे थे कि बोले देश हमारा कहाँ पे पहुंचा। एक बंदा उसमें ऐसा था कि जो मोदी कर रहा है वो सही कर रहा है, तो बोले कि तुम लोग कांग्रेस की तरफ हो। मैंने कहा हम लोग कांग्रेस की तरफ नहीं, हम देश के लिए हैं पहले। कांग्रेस ने जो किया है वो तुम लोग आज बेच रहे हो बस। आज मोदी ने क्यों से तुमने बना के बेचा है? हम कांग्रेस के लिए नहीं है ना कोई पार्टी के, हम लोग देश के लिए पहले हैं, बाद में मेरे कोई पार्टी है। तो सबको भी पता चल रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो आज उसकी आवाज निकली है बाहर।
आज किसान लोग भी देख लो कितने सालों से महीनों बैठे हैं, तो आवाज आज लोगों को पता चल रही है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत है। तो हाँ, आज जो ईवीएम, अब आज जो ये लोग जो निकल रहे हैं ना, अभी उनको ले लो आप, ये अपना कलकत्ता में वो लेडी देखो अकेले लड़ी, उसको भी मैं सलूट करती हूँ कि इतना उसके लिए किया गया कि नहीं तुम हार जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो खड़ी रही अपने मजबूत पैरों पे, और बिल्कुल मोदी को उसने मात दी उस टाइम पे। रेखा जी वो आपसे हारी गुजारिश नहीं, है, मन हम से नहीं तक हारी करिए। है सर वो। बिल्कुल यही तो होता है, हिम्मत करके खड़ा होना। लेकिन रेखा जी आपसे गुजारिश है, आपा से तो मेरी इस बारे में बात हुई और आपा ने डाउनलोड भी किया है, एक एप्लीकेशन है क्लब हाउस करके, मैं आपको उसका एप्लीकेशन का लिंक भेज देता हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अकाउंट बना लीजिए। वी विल फॉलो ईच अदर ओवर देयर। और मोहिनी कम्वानी जी की जो बात है, उनके लिए जो आवाज़ बुलंद करना है, हम क्लब हाउस में भी उठाएंगे आवाज़ को, और वहाँ पर भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा सिस्टम है। और वहाँ पर हम मैं तकरीबन और अमन का पैगाम की सब पूरी टीम पिछले 4 महीने से वहाँ पर एक्टिव है, जून से हम लोग एक्टिव है वहाँ पर। और काफ़ी लोगों से हमारी गुफ्तगू होती है, राइट विंगर से भी हम बात करते हैं, लेफ्ट विंगर से भी हम बात करते हैं। और जो समाज के लिए जैसे अमन का पैगाम का जो हम काम यहाँ करते हैं लाइव शो पर या फेसबुक के पोस्ट के जरिए या ग्राउंड पर, वही काम हम क्लब हाउस पे भी करते हैं। तो मैं आपको वो एप्लीकेशन का लिंक भेजता हूँ, आप डाउनलोड करें। नूरापा ने डाउनलोड किया हुआ है। हम आज या कल में एक टाइम फिक्स करके, अमन का पैगाम का हमारे क्लब है, क्योंकि वो क्लब हाउस में एक क्लब बनता है पहले, और हमारा क्लब का नाम है वन लव इंडिया AKP अमन का पैगाम। और वो होने के बाद में जैसे हो जाएगा तो आपको मैं उसका मेंबर बनने के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दूंगा, आपको इनवाइट भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर उस क्लब के अंडर में एक रूम का टाइटल रखते हैं, उसको जहाँ पर गुफ्तगू होती है उसको रूम कहा जाता है। हम उस रूम में ओके, मोहिनी कमवानी जी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, किस तरह से उनकी आत्महत्या, ताकि लोगों को जो फेसबुक पर है एक्टिव, उनको तो पता चली जाएगा, चल ही रहा है। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे शो से, आप लोगों की गुफ्तगू से आगे जो देखेंगे इस शो को, उनको भी पता चलेगा। लेकिन क्लब हाउस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको, क्योंकि मुझको खुद को भी मोहिनी कमवानी जी के बारे में पता नहीं था। नूरापा की मतलब जो मैसेजेस आए मुझे, उनके जो मुझे लिंक्स आए हैं, वो उनकी मेहरबानी से मुझे मालूम हुआ, तो हम उस पर बात चर्चा कर रहे हैं। तो लोगों हाँ, को ये उनके जानकारी साथ मिलना जो जरूरी है। फाइट किए थे वो फोटो सब भेजी थी मैं, आजाद मैदान जी हाँ, के बिल्कुल। और कमिश्नर ऑफिस के सब आपको भेजी हुई थी बराबर। जी शेर जी खान भाई, जी आपको भी करता हूँ शेयर लिंक में। तो आप हम क्लब हाउस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो आपने पिक्चर्स मुझे भेजी हैं, वो पिक्चर्स और उनके एक दो जो छोटे छोटे क्लिप्स है यूट्यूब के, वो क्लिप्स हम हमारे शो पर कल अगले वाले शो पर 826वें एपिसोड में चला लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग आप तो डाउनलोड कर चुके हैं आप क्लब हाउस को, रेखा जी भी डाउनलोड कर लें। हम मोहिनी कामानी जी की आवाज़ 2 दिन या 3 दिन कंटिन्यू जैसे भी आप मुनासिब समझते हैं। और वहाँ पर ना आप ऐसे नहीं कि मतलब आपको आधे घंटे 1 घंटे में, जैसे यहाँ से हम खत्म करके चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और अपनी बारी पर उसके बारे में वो जो सोचते हैं वो बताते भी हैं। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लोगों तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कल वो लोग भी जिस तरह मोहिनी कमवानी जी का परिवार शिकार बना है इस डर के माहौल का, इस राजनीति का, इस बिके हुए न्यायतंत्र का, जो कुछ एक हिस्सा बिका हुआ है न्यायतंत्र का, उसका जो असर पड़ा है, इनके परिवारों पर वो असर ना पड़ सके। तो ज्यादा करके माहौल मुझे एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बोलना ये है कि ये कमिश्नर है, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, ये बोलते हैं ना, ये लोग एक बहुत बड़ी एक शिप को संभालते चल समझ रहे हैं। बाइबल अगर जी थोड़ा सा भी कहीं से भी लूप होल होएगा, पूरी शिप डूब जाएगी। इस बात का वो लोग ख्याल रख के लास्ट उसका ऑफिसर तक के वो लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कैमरे तो सब पुलिस स्टेशन में लगे हैं, पता नहीं फिर भी करप्ट होता ही है। आदत से बन गई सबको, आदत से हो गई है सबको ये चीज करने की। सबको आदत सी हो गई है। और लेकिन इस वही- चीजों से आजकल पुलिस स्टेशन जाना बोलेंगे तो इतना डर लगता है पब्लिक को कि भाई क्या जाएंगे, किससे इंसाफ मांगेंगे, वहां जाएंगे तो और वो खींचते चले जाएंगे दलदल में। तो ये डिपार्टमेंट के जितने सीनियर लोग हैं, हायर अथॉरिटी ऑफिसर्स लोग हैं, इस चीज को पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में इनको ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, कितने कंप्लेंट्स आए हैं, उसमें कितने क्या लिखे गए हैं। इस चीजों को वो लोग थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा, करेगा तो ये मैम कुछ। एक अपना हादसा सुनाती हूँ। ये हाँ बोलिए मैडम। है ना टाइम अभी? मेरे साथ ही अशरफ हुआ था हादसा। अच्छा, अशरफ जी सुनो, टाइम है? जी जी, मेरे पास कोई मसला है, मैं आई कैन वेट, सीट हो हाँ रही है, बोलिए तो मैडम। करके बात कर सकते हैं। सोमेश भाई व्हाट्सएप चेक कर तो अच्छा, लीजिए, मैंने आप भेज ये दिया रेखा मैडम जो कोरोना के टाइम में जो भी जी मेडिसिन और खाना वाना सबको बांटी, जहां तक कि किसी धर्म को देख के इन्होंने नहीं बांटा है। है तो नहीं नहीं। नहीं,
और हाँ। कभी नहीं बांटती हैं, ऐसा सभी को देती हैं। ये यहाँ तक के मैं साथ में भी रही हूँ, अगर नहीं भी हूँ तो भी मुझे सुनने में बिल्कुल आता सुन है कि ये सभी के लिए, ये किसी का धर्म नहीं देखती हैं कभी, इंसानियत देख के इसने बहुत काम किए हैं। बोलिए मैडम। एक 3 साल 4 साल पहले की बात है, एक मुझे कॉल आया था किसी बंदे का, बोलता है कि मेरा फ्लैट है ऐसा ऐसा देख लो। तो मैंने ठीक है सर, आप व्हाट्सएप कर दो, मैं कोई क्लाइंट रहेगा तो मैं बता दूंगी। फिर उसका 2 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि आप मुझसे बात कर लो, मुझे अच्छी लगती हो। तो मैंने कहा अभी तो बात ही 2 बार हुई है, तो अच्छे लगने वाली क्या बात है, मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस के आगे अपने को ये सब कुछ नहीं चाहिए, अपने फैमिली है। अभी आप इस मामले में मेरे से बात मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा। मैंने उनको सामने से मना किया। ये चलता रहा और करीब 1 महीना मुझे, तो मैंने क्या किया, फ़ोन आता था मैं कट कर देती थी, उठाती नहीं थी। एक दिन अचानक से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बारिश होने के मैंने ऐसे ही हेडफ़ोन लगा रखा था और पैंट में मोबाइल था, तो मैंने रिसीव किया, तो वो बंदे का ही फ़ोन था। तो मैंने कहा, कहता मैडम फ़ोन काटना नहीं, प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए, मैं घर घर आया हूँ। तो मैं चलो आज सामने बैठ के ही मैं क्लियर कर देती हूँ, आपको समझ नहीं आता फ़ोन पे, चलो आज मैं सामने से बैठ के क्लियर कर देती हूँ। मैं एक जगह मिलती हूँ, तो कॉफ़ी चाय पी रहे थे हम लोग, कोई होटल था। तो चाय पीने के बाद उसने बोला मुझे, मैडम अपना मेरा फ़ोन खराब हो गया है, तो मुझे थोड़ा बात करनी है, अपना फ़ोन दे दो। तो मैंने ठीक है, तो फ़ोन लिया और वो बाहर निकला। तो मैंने सामने से बात कर लो ना, बाहर पीछे क्यों जा रहे हो आप? फोन लेके चली गई। तो हाँ, तो वो मेरा फ़ोन लेके गायब हो गया। मैं अपने फ़ोन को फ़ोन कर रही हूँ कि भाई तुम किधर? उसने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने, भाई तुम किधर हो? मेरा फ़ोन तो दो आके वापस। बोले मैं इधर ही हूँ, मैं क्या चोर-वोर हूँ क्या? ऐसे करते-करते मैं वहाँ पे आधा घंटा खड़ी हूँ। वो बंदा कहीं नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो एक अंकल थे, कर्नल राणा अंकल, तो वो मुझे सामने मिले, कहते यहाँ कैसे खड़ी हो रेखा? तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे बंदे मेरा फ़ोन लेके चला गया। कहते पागल हो क्या? वो लगता है तुम्हारा फ़ोन चुरा के ले गया, पुलिस चौकी जाओ तुम। तो मैं पुलिस चौकी जाती हूँ और मेरा गूगल पे नंबर था उसका, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरी आईडी पे जाओ, ये नंबर दे दो। ये नंबर निकाल के इस नाम से सेव है और ये नंबर दे दो मुझे। तो मैं पुलिस चौकी जाती हूँ, पुलिस वाले से बोलती सर, ये बंदे ने मेरा फ़ोन लिया है, ये नंबर है। तो वो फ़ोन कर रहे हैं, कहते हैं हेलो? तो बोलता हाँ, तुमने रेखा शर्मा का फ़ोन लिया है क्या? तो वो कहता है यस, लिया तो है। मैं क्या चोर तो हूँ? मैं तो आ रहा हूँ ना पुलिस चौकी। बोले कि मैं तो दे रहा हूँ ना उनको। और ये घटना शाम के 6 बजे की बात हो गई, 8 बज गए थे। तो बोले मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो बोले कि वो मैडम खारगर पुलिस चौकी में बैठी हैं, आप आ जाओ। तो बोला हाँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आता हूँ। तो फिर 9 बज गए, शिफ्ट चेंज हो गई। तो मैंने कहा सर वो तो अभी तक आए ही नहीं, 1 घंटा हो गया। हमें तो 2 घंटे हो गए बैठे-बैठे। फिर उसने, जो बंदा था, उसने फिर फ़ोन किया। अरे मैं चोर और थोड़ा हूँ जो मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास है। फ़ोन लाके देता हूँ ना पुलिस चौकी में। तो मैं बोल रहा, मैंने सर आप ट्रैक क्यों नहीं करते हो नंबर? ऑलरेडी मैंने नंबर दिया है, इस बंदे ने मेरा फ़ोन लिया है। ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको। तो कहता है ऐसे नहीं होता, वो उसके लिए वो एप्लीकेशन करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो आ रहा है बंदा। शिफ्ट चेंज हो गई, फिर दूसरे बंदे आए, तो बज गए रात के 10। फिर मैंने बोला, बोले आप कैसे बैठे? तो मैंने, सर ऐसी-ऐसी बात है। फिर उन्होंने नंबर फ़ोन किया। कहते भाई वो उनका फ़ोन तो लाके दो। तो बोलते मैं ना ऐसी-ऐसी जगह खड़ा हूँ, मतलब 35 की बात बोली, ऐसी जगह खड़ा हूँ। तो पुलिस वाला मुझसे बोलता है जाके वो बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, तुम वहाँ जाके ले लो। और बारिश, जून की बात है, इतनी बारिश हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ उस जगह पे। मैं खड़ी हूँ उस जगह पे, रात के 11:30 बज गए, लोग मुझे देख रहे हैं कि ये मैडम क्यों खड़ी रात में? तो मैं उसको, एक मेरे पास छोटा फ़ोन था, तो उसपे नंबर लिया और उसको मैंने फ़ोन किया मैंने कहा, तो फिर मैंने उसको गाली दे के बात की। मैंने किधर है भाई? तो वो बोलता तुमने तो बोला था मेरा, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, देखो कैसे तुम्हें नचाया मैंने। तो मैंने कहा पीठ पीछे वार किया, उससे क्या होता है? सामने से वार करते तो समझ में आता ना। ऐसे तो फ़ोन जी चुरा के 15,000 का फ़ोन लेके गए हो ना, कौन सा तो मेरे वो किस्मत खराब करके गए। ऐसा मैंने उसको मतलब उल्टा-सीधा बोला। तो थोड़ा वर्ड भी गलत मैंने बोले थे, क्योंकि थोड़ी गाली देने की आदत हो गई। तो ये बात करके मैं खत्म हो गई। फिर मैं दूसरे दिन जाती हूँ, मेरे हस्बैंड साथ में जाते हैं, तो मैंने उनको बोला कि ऐसी-ऐसी बात है, सर मेरा वैकेंसी ले लो। तो पुलिस वाले बोलते कि तुम उसको जानती थी क्या? तो मैंने कहा सर मैं जानती नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली थी। तो मेरे हस्बैंड से बोल रहे हैं वो कि तुम्हारी वाइफ तो ऑलरेडी उससे बातें करती थी। तुम
उस आदमी को क्यों गलत बोल रहे हो? तुम्हारी वाइफ तो उससे बात करती है ना ऑलरेडी, उससे बातें करती थी, इसलिए वो जानते थे, वो लेके चला गया, इसमें कौन सी गलत बात है? तो मैंने उनको बोला, मैंने एक काम करो, उठ के चलो, 15,000 का फोन गया, कोई बात नहीं, ये दोनों हम दोनों को लड़ा देंगे इधर। क्योंकि गंदर कीड़े दिमाग में डालने की कोशिश की कि तुम्हारी तो वाइफ ऑलरेडी उससे बात करती थी। फिर 2 दिन बाद मुझे पुलिस वाला आता है मेरे से सिंपल ड्रेस में, फोन करता है, कहते हैं मैडम आपसे मिलना है मुझे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर, मिलता हूँ, किधर हो आप? तो बोला मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ। मैं वहां गई, गाड़ी में बैठा है, कहता है एक काम कर सकते हो क्या? मैंने क्या? कि वो बंदे को तुम प्यार से पटाओ और उसको बुलाओ, और अपने हस्बैंड को ये सब बातें मत बताना, उनसे प्यार से बात करना, और वो बंदा आ जाएगा तुम्हारे सामने, आपका फोन मिल जाएगा। मैंने कहा सर 15,000 के लिए इतना टाइम रेखा के पास नहीं है कि फालतू में उससे बात करूं 15,000 के लिए, चाहे वो फोन मिले या ना मिले, पर मैं ये गंद वाला नहीं करने वाली हूँ। आप रहने दो, मेरा केस खत्म करो, मुझे फोन नहीं चाहिए, ढूंढ के मत देना। पर ये चीज के लिए मैं एग्री नहीं होंगी कि मैं उससे प्यार की बातें बनूं, ये मेरे पास टाइम नहीं है। 15,000 कमाने के लिए मैं और तरीके से कमा लूंगी, टाइम नहीं है। पर वो चीज मेरे दिमाग में बाद में आया कि ये पुलिस वाले कैसे मेरे को जाल में फंसा रहे थे उस टाइम पे। अगर मैं उनकी थोड़ी सी बात पे आ जाती तो वो कितना मुझे फंसा देते मुझे खुद नहीं पता था आइडिया। वो मेरी किस्मत अच्छी थी और दिमाग खुल गया मेरा कि ये लोग हमारे साथ कुछ ऐसा गलत करने वाले हैं, और मैं वहां से हट गई। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने 2-3 बार बोला कि आपका फोन मिल गया, ऐसे चलो। मैंने सर मुझे नहीं चाहिए फोन 15,000 का, आप रखो, उसको दे दो। और ना उस बंदे का आज तक मुझे फोन आया। तो ये घिन में लोगों का। नहीं, आजकल वो बहुत सारे लेडीज फोन करके आदमी लोगों को फंसा रहे हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप में, सब हाँ, ये भी हो रहा है, बहुत हो रहा है ये पर सब। उस टाइम तो कैसे फंसाने के लिए किया बचेंगे गया था समझ में ना। नहीं आता। हाँ, लेडीज ये तो मुझे फंसाने के लिए किया गया था उस टाइम पे। तो हम खुद उसी जो फंसे थे, मैं कहते लोगों से कि कोई भी कुछ आज कामनी जी के लिए आवाज उठी है तो सर उसको फर्स्ट केस सॉल्व होना चाहिए मैडम जी का। हम पीछे पीछे मत हटो कोई भी। अगर उनके नाम से हमने उठाया, इतना हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं नहीं, उनके वैसे लिए। भी बहुत सारे एडवोकेट भी हाँ वो जूम मीटिंग में प्रॉमिस किए हैं हाँ, कि या वी विल फाइट, वी विल कंटिन्यू आवर फाइट टू गेट जस्टिस फॉर मोहिनी हमारे लिए जो कम्मानी, करके रहेगा वो हम लोग लोग भी बोले करेंगे। हैं। हाँ या नूरापा, आपसे ये आप अभी कुछ देर पहले जैसे बहुत सारे वकीलों के साथ, एडवोकेट्स के साथ में आप वहाँ पे गई हैं, आपने जी, बात की। मैं समझता हूँ शान इलाही तुर्की भाई भी आपके साथ गए थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा हो रहा है। तो जी, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगला जो हम एपिसोड करेंगे 826वां, उनके साथ में भी बिल्कुल। हम बात करेंगे। और क्या कानून इन हालात की क्या मतलब इसके बारे में किस तरह से एनालाइज करता है कानून, और क्या अगला कॉल ऑफ एक्शन होगा कानून की तरफ से, उसके ऊपर भी बिल्कुल हम उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। तो मैं उनको कम्युनिकेट करता हूँ, थोड़ा आप भी बता दें, क्योंकि आपके प्रभाव से मैं भी काम करता हूँ, आपके प्रभाव से वो भी काम करते हैं, क्योंकि हम आपका ये मतलब बताए हुए रास्ते पर चल रहे होते हैं। नहीं, कुछ भी हो समाज के लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी हमको वो है कि जागृति करना है। इसके लिए हमको सफर तो बहुत की हूँ मैंने भी, 28 ईयर्स तक। आपको बताइए जेल कोर्ट वो ये सब, ये आदत सी हो गई है अब तो। बोलते ना कुछ, चलो जो इससे आगे क्या होगा, चलो ठीक है, भला तो करेंगे किसी का, किसी को जागरूक तो करेंगे, किसी की नफरत तो कम करेंगे, यही मैम यही रह एक चीज गया है, है। ये हाँ, ये स्टोरी सुनाने का एक ही मतलब था कि इससे लेडीजें सब लोग जागरूक हो जाएं, कोई कि ऐसा भी होता है, पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा भी करते हैं। ये इसको हाँ, मैं बताना कोशिश कर रही थी कि ऐसा हमारे साथ हादसा होता है और लोग ऐसे गेम खेलते हैं। तो नहीं, एक कोई भी कानून किसी की ऐसा है बातों कि में 6 बजे हाँ, से लेके सुबह 6 बजे तक के पुलिस स्टेशन लेडीज को बुलाना भी मना करा है। नहीं कानून छह तो है, बजे के पर हम बाद लोग तो नहीं। अपने तरीके से पालन गए नहीं थे ना। करते, लेकिन पालन हाँ नहीं करते मतलब वो लोगों को नहीं मालूम है ये चीजों के लिए, जागरूक नहीं अब है। लोगों को जागरूक करना, हक की बात करना, अमन की बात करना, भाईचारे की बात करना, मोहब्बत की बात करना, सरकार से सवाल करना, इन चीज़ों को आप जैसे हम जैसे लोगों ने अपनी बुरी आदत बना ली है। वो इसलिए कि अच्छी आदत बिल्कुल तो मतलब आसानी से छूट जाती है, बुरी आदत आसानी से नहीं छूटती। तो जब तक नहीं। आप अच्छा काम करने को अपनी बुरी आदत नहीं बनाएंगे, तब तक आप मतलब अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोड़ लड़की मिसिंग हो गई वाशी में, जी उसके फ्रेंड को रात में बुला रहे पुलिस स्टेशन में, वो मुझे फोन करी, बोले ऐसा बुला रहे। तो मैंने बोली कौन सा पुलिस वाला बुला रहे, नंबर दो। और मैंने फोन करके बोली कि मैं सुबह में उसको लेके आऊंगी, रात में तो बिल्कुल नहीं आएगी वो। फिर दूसरे दिन सुबह में लेके गए उसको। तो ना इनको मालूम नहीं रहता, ये
जागरूक करना अपना काम है। थैंक यू सो मच भाई। ये तो जी, मैंने लोगों को मैडम बताना से जरूरी है। जी तो रेखा जी, मैंने आपको लिंक भेजा है क्लब हाउस पे, आपके व्हाट्सएप पे क्लब हाउस का, और इवन जो अमन का पैगाम का जो क्लब है उसका भी मैं लिंक भेजता हूँ। तो सीधा वहाँ पे आप जब एंटर होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर डेजिल भाई ने लिंक कमेंट में किया हुआ है, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लें या वहाँ से आप टैप कर लें अपने फ़ोन में। ये लिंक आपके सामने फिर से स्क्रीन पर है, इसको कर लें आप। हम वहाँ पर जैसे सोशल मीडिया पर अमन का पैगाम पर बैठ के जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हक के साथ, सच के साथ, अमन भाईचारे के साथ, और जो सवालात हम करते हैं सरकारों से या फिर जो एमएलए एमपीज भी हैं, जो विपक्ष में हैं या लेफ्ट में हैं, जैसे भी हैं, उनसे जो हमें सवाल करना है वो जो हम करते हैं यहाँ पर बैठकर, वहाँ पर भी गुफ्तगू होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 4-4, 5-5 घंटे वहाँ पर हम लोग लगे हुए होते हैं। बात तो थोड़ी-थोड़ी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम होती है वहाँ पर, और सबको अपना-अपना जो सोच है, अपना-अपना जो नज़रिया है, अपना जो अपना अंदाज़े बयाँ है, वो करने का बड़ा आसान और बहुत अच्छा मौका वहाँ पर मिलता है, और सब बारी-बारी से नंबर से वहाँ पर हम बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करें। हम मोहिनी कमवानी जी के लिए वहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लिंक सीधा क्लब का ही लिंक हमने डाल दिया, इसको टैप करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का एक डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। जी हाँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए पहले, एंड देन यू विल कम डायरेक्टली टू आवर पेज। क्लब पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आप एज ए मेंबर उसको ज्वाइन कर लें, और जब कभी भी हम वहाँ पर रूम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगी। और हम एक टाइम सेट कर लेते हैं यहाँ पर, कल के लिए, परसों के लिए, जैसे भी आप लोगों को मुनासिब हो, शाम में 7-8 बजे के बाद का। तो हम वहाँ पर रूम में बैठकर भी मोहिनी कमवानी जी का जो इंसिडेंट हुआ है, जो उनके साथ गलत हुआ है, उन पे जो जुल्म हुआ है, उनके परिवार की जिस तरह हत्या, जिसको आत्महत्या कहा जा रहा है, या फिर जो आत्महत्या जिसको हत्या हम समझ रहे हैं, दोनों तरफ से हम अगर उसको सोचे, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है अभी, उसके बारे में हम लोगों वो को पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर बिल्कुल। रही है, लेकिन हत्या मानने को भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मानने को भी कबूल रहा नहीं होती। ये दो भी चीज है। नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि एक नहीं, पता नहीं बोल्ड दिमाग लेडी में जब बात। इतना अभी हाँ ऐसा कोई एक लड़ाई या ऐसा कोई एक डिसीजन उठा के वो नहीं गई थी। अभी जो भी उसको हाँ जीतना था जीत लिया उसने, और उसको पैसे दिए, 5 लाख का कुछ जुर्माना लगा था, पैसे भी नहीं लिए उन्होंने। आंटी जी वो बोल रहे हैं कि जो मतलब जिसने गलती किया उसको सजा मिलना चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। अभी ये बोलते हैं ना, कौन सा एक फिल्म दे जय भीम, जय भीम। हाँ, उसमें वो लास्ट में ना नहीं लेती है ना पैसे, वो तो उठ के चले जाती है। उसको इंसाफ चाहिए था ऐसा, मतलब इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, बट अच्छा था, नॉलेजेबल स्टोरी था वो। नहीं, उनका इंसाफ मिलना चाहिए मैम को। मिलना चाहिए उनको इंसाफ, वो सच्चाई सबके सामने आना चाहिए, और आना हम लोगों चाहिए। की बहुत थी कि जो भी मतलब है, हम लोग। whether she suicide or हाँ, not, whatever it may be, public should know the truth. पब्लिक को पता होना चाहिए उसके बारे में, उनके बारे में कैसा है। तो नूरापा, इंशाल्लाह हम शान इलाही तुर्की भाई को जरा आप मैसेज कर दें। मुंबई में आप लोगों को बता दूं, सुनने वालों को, शान इलाही तुर्की भाई वकील हैं, मुंबई हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, और कई टीवी चैनल्स पर अपनी बाइट्स वो दे चुके हैं। कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। अमन का पैगाम पर भी बहुत बार And हमारे a good साथ social worker also. सोशल And वर्क a भी good करते हैं, समाज सेवक भी हैं, और कई बार हमारे साथ अमन का पैगाम पर जुड़कर जो कानून की पेचीदगी जो हमें समझ नहीं आती है, कभी कोई सवालात हमारे पास होते हैं, वो सवालात ताकि जनता को पता चले उस बारे में, वो पेचीदगी उनके ज़हनों से दूर हो, उस पर हमने गुफ्तगू की है, और बड़े अच्छे और बड़े आसान अल्फाज में उन पेचीदगियों को लोगों के ज़हनों से दूर किया है शान इलाही तुर्की भाई ने। हम उनके साथ में अगले वाले एपिसोड में हम उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि मार्कंडे काटजू साहब को भी हम अप्रोच करें, और मार्कंडे काटजू साहब से भी जो लीगल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम गुफ्तगू करें। जो मार्कंडे काटजू साहब को आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और उनके साथ भी हमने 2 शो किए हैं। उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और मोहिनी कमवानी जी के बारे में हम उनसे पहले बात कर लेते हैं, और अगर उनके पास समय होगा तो हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए उनको बुलाएंगे, और हम बात करेंगे कि कानून के अगले जो कदम होंगे, अगले जो स्टेप्स होंगे, वो क्या होंगे और ये क्या हो सकता है। नूरापा, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मोहिनी कमवानी जी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजी और हमको गाइड किया, जिस तरह हमेशा से करती आई हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे कुछ हो तो आप हमें गाइड करें और इन्फॉर्मेशन भी दें, ताकि उस पर हम बैठकर जो हमारा दर्द मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, हमारा मतलब आपका और हमारा हम सबका जो दर्द है, वो दर्द को हम लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को जागरूक कर सके। जो आज चर्चा कर रहे हैं ये हमारे वतन का दर्द नहीं तो और क्या है। बेशक ये दर्द ही है ना, वतन का दर्द ही है ये।
बिल्कुल, तो हम लोगों तो तक वो जानकारी पहुंचा सके। रेखा जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, आपने 2 दिन पहले भी बिल्कुल वेरी शॉर्ट नोटिस में समय निकाला, मेरे साथ जुड़ी। मोहिनी कमवानी जी का जो केस है, जो वाकया है, उसके बारे में आपने बहुत सारी रोशनी डाली, उसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया और आज भी जुड़ी, आपने बहुत सारा कुछ शेयर किया। और खास तौर से महिलाएं हमारे मुल्क में वल्नरेबल हो जाती हैं, जैसे जो इंसिडेंट आपने अभी अपने जीवन का शेयर किया है ना, वैसी चीजों को लेकर, तो वो मामला भी बहुत पेचीदा हो जाता है, बहुत मतलब मसला हो जाता है महिलाओं को लेकर। लेकिन आपने बड़े हिम्मत के साथ में वो चीज हमारे सामने शेयर की, ताकि हमारे जो दूसरे देश की जो दूसरी महिलाएं हमारे देश की, वो भी राइट अपनी सर, हिम्मत को इकट्ठा कर सकें, उनके पास भी हिम्मत नॉलेज इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, अमन का पैगाम की सारी टीम की तरफ से, हमारे सारे सुनने वालों की तरफ से, शेयर करने वालों की तरफ से, और जो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर और जो आगे देखेंगे उन सब की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अनुरापा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम ऐसे ही जय अपना, महाराष्ट्र, जय भारत। बिल्कुल, आप अपना शफकत का हाथ, अपना जो मोहब्बत का हाथ, अपना गाइडेंस का जो हाथ है अपने छोटे भाई पर, और अपने छोटे भाई की जो सारी पूरी टीम हम लोगों की, सारे छोटे भाइयों पर वो हाथ बनाए रखें और हमको गाइड करते रहे वक्तन फवक्तन। जब कभी भी आपको लगता है कि हमको गाइड करने की जरूरत है, बिला झिझक आप डांट के साथ में हमको गाइड कर सकती हैं। ये पूरा हक आपका और आपके पास है, तो प्लीज बिला झिझक आप कीजिए। और हम चाहेंगे कि हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि जो आप काम कर रही हैं वो काम उसी रास्ते पर चल के थोड़ा सा हम अपने पैमाने से भी लोगों तक वो काम, वो बात को पहुंचा सकें और लोग जागरूक हो सकें, लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अनुरापा आपका भी, और रेखा जी आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी टीम की तरफ से। थैंक यू। जय हिंद अनुरापा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत रेखा जी, जय किसान, जय जवान। जय किसान, जय। तो अभी आपने नूरापा को हमारे साथ सुना, अभी आपने हमारे साथ रेखा जी को सुना, और जो हालात बिल्कुल स्पेशली आपा का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा वो गाइड करती रही हमको। तो आपा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारे साथ रेखा जी जुड़ी हुई थी, और किस तरह से मोहिनी कमवानी जी के परिवार के साथ में जो जुल्म और सितम होता आया है, उस पर हमने पिछले 2 एपिसोड से, पिछले वाले एपिसोड में और आज वाले में 824 और 25 में, तो हम लोगों ने गुफ्तगू की है। हम शान इलाही तुर्की भाई से गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके पास अगर समय है तो हम उनको लाइव जोड़ेंगे, और कानून का जो अगला कदम होगा या कानून इसको किस नजरिए से देखेगा, किस तरीके से बात करेगा, हम उस पर शान इलाही तुर्की भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि इतनी देर आप लोग बड़े सब्र के साथ में बने रहे, और अपना जो इनपुट है, जो आपका जो जज्बा है मुल्क से मोहब्बत को लेकर, वो जज्बे को आप लोगों ने हमारे साथ साझा किया, कमेंट्स को आपने शेयर किया, किस तरह से आप बिना लाइव पर अपना मतलब वीडियो पे जुड़े हुए आपने अपनी जो बात है लोगों तक पहुंचाई, और आप उसका हिस्सा बने। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। 826वें एपिसोड में मैं आप लोगों से फिर जरूर मुलाकात करूंगा, इसी मोहिनी कमवानी जी के केस के बारे में, उनकी परिवार के जो सामूहिक आत्महत्या हुई है, या सामूहिक आत्मा को आप बिल्कुल इसमें रख लीजिए, हत्या जो हुई है कोर्स में रख लीजिए, और हत्या जो हुई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं दीगर अलग अलग जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं या हाई कोर्ट के जो वकील हैं, उनको लेकर आके यहाँ पर उनके साथ बात करूं और देखूं, हम देखेंगे कि किस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा, और इसके अंदर क्या जो राजनेता हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट, या कोर्ट क्या उनको कोई किसी प्रकार का मेमोरेंडम या किसी प्रकार का उनको नोटिस देगा कि कोर्ट में वो भी पेश हों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत जल्द। हो सकता है कल ही हो जाए हमारी चर्चा। शाहीन इलाही तुर्की भाई को मैसेज अपने लाइव के बाद डाल दूंगा और हम उनसे बात करेंगे। शाहीन इलाही तुर्की भाई के बारे में मैंने आपको बताया है। मैं अनुपम त्रिपाठी भाई, आप उनको भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। विजेंद्र कसाना साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, एंड आई विल इवन कम्युनिकेट और कॉन्टैक्ट विद मार्कंडे काजू साहब, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे। इवन मैं कोशिश करूंगा जो विक्रम सिंह अंकल है, जो एक्स डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ 2 शो में जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो जुड़ सकते हैं तो पुलिस वालों की जो कोताहियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालने के लिए हम उनसे बात करेंगे। तो अब ये सिलसिला मोहिनी कमवानी जी की बात को, उनके हक को और उनके जो हालात थे उन हालात को लोगों तक पहुंचाने का ये हम कोशिश करेंगे। अगले 2 या 3 एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर बीच में कोई बहुत बड़ी नाकामयाबी, हमारे मतलब नाकामयाबियां तो होती रहती हैं, छोटी कोई भी नहीं, सब बड़े हैं, लेकिन बहुत ऐसी कोई बड़ी नाकामयाबी हमारी सरकार की तरफ हो जाती है तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगले 2-3 एपिसोड तक हम मोहिनी कमवानी जी की और उनके परिवार की, उनके हक की आवाज बनेगा अमन का पैगाम। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मुझे इजाजत दीजिए, आप लोगों से 826वें एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते।